आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, आज तक रेडियो है ये, और ये है हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल का 20वां एपिसोड। देखिए 20 एपिसोड हो गए देखते देखते, और कहना ताऊ का कि 19 और 20 में 19-20 का ही फर्क होता है, पर फिर भी ऐसे छोटे छोटे पड़ाव खुशी देते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ 3 ताल का 20वां एपिसोड। हेलो कमलेश ताऊ, कैसे हैं? मतलब ये बड़ा अजीब लगता है किसी को ताऊ कहना और साथ में उससे हेलो करना। मतलब आज हम लोग सैल्यूटेशन पे बात करने वाले हैं, संबोधनों पर, सलाम नमस्ते पर, तो उसमें ये सवाल भी आएगा। पर ये हफ्ता कैसा रहा आपका? रवायत है कहना कि अच्छा ही रहा। हफ्ते सारे मिले जुले से होते हैं, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, वैसे ही हफ्ता गुजर जाता है। कुछ मीठी चीजें होती हैं, कुछ कड़वी चीजें होती हैं, और कुछ खट्टी मीठी भी होती हैं। वैसे ही तरह का एवरेज सा हफ्ता रहा। बाबा की जय हो। बाबा के साथ एकदम फिट है। हाँ, बीच में थोड़ा सा मैं विचलित हो गया था जब कांग्रेस ने जय हो वाला गाना लॉन्च किया था, और स्लम डॉग मिलियनेयर में भी वो गाना आया था उसके हाँ, पहले। जय हो, तो सुखविंदर ने जो गाया। हाँ, जो फिल्म मुझे बहुत ही बर्बाद लगी। तो अक्सर खराब चीजों को ऑस्कर मिल जाता है, तो तब मैं विचलित हुआ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। जैसे पत्रकारिता में नए दौर में, मतलब अभी समकालीनों में मैं देखता हूँ, या मुझसे 5 साल 10 साल बड़े लोगों में, कुछ लोग गमछाबाज हैं। मैं लंबा गमछेबाज रहा हूँ, लेकिन मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ। एक वरिष्ठ पत्रकार है रणधीर जी, जो गमछे को गले में माला की तरह पहनते हैं। तो उनका पेट बहुत निकल आया था, अभी भी निकला हुआ है। तो मुझे डर लगने लगा कि मेरा भी गमछे से कहीं डरने से मेरा भी पेट ना निकल आए। और फिर मुझे कुछ समय बाद कॉम्प्लेक्स हो गया कि गमछे पहनने से शायद ये ऐसा तो नहीं कि पेट छुपाने की एक कला है। तो उस चक्कर में मैंने कोरोना काल में साल भर से गमछा छूटा हुआ है। उम्मीद है कि जैसे ताऊ कहते हैं 19 और 20 में 19 और 20 का फर्क। गमछा को होता में घटाता बढ़ाता कुछ नहीं है, नजरबट्टू जरूर होता है। हाँ, नजर बांट देता है वो। आप गमछे को देखते हैं, नहीं, लुप्त हो चुकी ग्रीवा और पेट के शुरुआत का पहला वलय दोनों गमछे में छुप जाते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था, पर मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे ऐसे। जिन शब्दों में आ रहा था वो बोलने लायक नहीं था। एक तो नजर बट्टू वाली बात है कि वो बाबा के कॉन्टेक्स्ट में तो इतनी चीजें हैं। पहले बाल से शुरू करे आदमी देखना, फिर दाढ़ी, और फिर कल पठानी सूट जो पहन के आए थे। बाबा के कॉन्टेक्स्ट में उनको जो है नजर बट्टू की जरूरत नहीं। हाँ, हम उतने ही कॉन्फिडेंस से शेरवानी और उतने ही कॉन्फिडेंस से धोती कुर्ता पहनते हैं। अरे वजन घट जाए तो आदमी पठानी जरूर पहन लेता है। पठानी जो है संकेत था कि मैं अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। कमलेश ताऊ की पीड़ा नहीं समझे आप। उनकी पीड़ा तो ये है कि उन्होंने इस साल सर्दियों के सारे कपड़े नए खरीदे। अच्छा, महीना भी बदल रहा है। मतलब जब ये एपिसोड रिलीज होगा सोमवार को, तब तक माहे मार्च आ चुका होगा। और अल्ताफ राजा माफ करेंगे, लेकिन पिछले साल कितना बुरा जमाना आया था मार्च लेकर। राहे वफा पे तुम थे लॉकडाउन की टॉर्च लेकर। और इस बार भी मार्च कई तरह की आशंकाओं के साथ आ रहा है, क्योंकि फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। 5 प्रदेशों में ज्यादा बुरी स्थिति है। तो ताऊ, अब की बार तो नेशन वाइड लॉकडाउन के आसार दिखते नहीं है, क्योंकि कितने भी केसेस बढ़ जाएं, नेशन वाइड लॉकडाउन के जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी वो तो बहुत होगी। हाँ, और दूध के जले हैं हमने जब लॉकडाउन किया था तो उस समय बहुत कम केसेस थे, और लॉकडाउन के रहने से बहुत जल्दी बढ़े नहीं। पर हमने देखा कि हम बढ़ भी गए बहुत जल्दी, लाख लाख केस रोज आने लगे। तो उस लिहाज से देखें तो इस बार लॉकडाउन उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का पिछले साल हुआ था। पर इतना जरूर है कि अगर लोग नहीं सुधरे, अगर मास्क नहीं लगाना शुरू कर दिया, और फिर से मास्क की आदत और हाथ धोने की आदत और सोशल डिस्टेंसिंग का बनाए रखना
बाजारों में भीड़ नहीं करना। अगर ये नहीं होगा तो नौबत आएगी। सरकार ने तय कर लिया है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो लोग चले न चले, देश चलना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन लगेगा नहीं। देश जो है न्यू ही चलेगा। है ना, तो गाड़ी न्यू ही चलेगी, अर्थव्यवस्था की, चुनावों की, है ना, बाकी तरह तरह के उद्घाटनों की। मार्च को लेकर के 3 बिंब हैं। आपने कहा माह मार्च शुरू हो जाएगा जब तक लोग इसको सुन रहे होंगे। माह मार्च की 3 स्मृतियां हैं। एक तो स्मृति है होली की, होली मार्च में ही आता है, ये वो त्योहार है जो मेरे सबसे करीब है। तो मार्च का होली पे वैसे हमने रखा हुआ है, अगले एपिसोड में करेंगे बात। हाँ, मार्च जो है मेरे लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण महीना है। तो मुझे साल भर केवल मार्च का इंतजार रहता है, और दुख, विरह, अवसाद और पीड़ा की एक बहुत भारी गठरी होली के दिन दोपहर 3 बजे हर साल में अपने सर पे रख लेता हूं कि अब बताओ 1 साल बाद आई है होली। मैं होली के दिन ही दुखी हो जाता हूं शाम होते होते। मार्च की दूसरी स्मृति है एक बहुत ही शानदार फिल्म। लोग कहते हैं ना, कुछ रेफरेंस दिया कीजिए, लीजिए, लपक लीजिए तत्काल। मेमोरीज ऑफ मार्च एक बहुत ही कमाल की फिल्म है, ऋतुपर्नो घोष की बनाई हुई। वो नहीं है, लेकिन बंगाल के सिनेमा जगत में, जहां पे बहुत बड़े बड़े महान फिल्मकार हुए, ऋत्विक घटक और सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे लोग, उस पूरी भीड़ में अगर नई पौध में उम्मीद कहीं पे दिखती है और सिनेमा में वो क्राफ्ट कहीं पे दिखता है, वो सेंस ऑफ आर्ट एंड सिनेमेटोग्राफी कहीं पे दिखती है, म्यूजिक, कलर्स, हर चीज से खिलने की एक कलेक्टिव सलाहियत कहीं पे दिखती है, तो वो ऋतुपर्नो की फिल्मों में दिखती है। और मेमोरीज ऑफ मार्च एक बहुत ही कमाल की फिल्म है। और तीसरी स्मृति जो है अब हमेशा के लिए मार्च 2020 की है, जब लॉकडाउन लगा, जब कोरोना ठीक वैसे ही आया जैसे लोगों की जिंदगियों में डायबिटीज आता है। वो आता दिख रहा होता है, हम उसे मानते नहीं हैं, और फिर हम एक दिन समझते हैं कि वो आ चुका है और अब कुछ हो नहीं सकता है। वैसे ही किंग कर्तव्य विमोहता पिछले बरस लॉकडाउन की टार्च की रोशनी में हमें माह मार्च में दिखाई दी थी। तो अब ये तीसरी स्मृति है मार्च की, जो कि हमेशा के लिए नत्थी हो गई है। उसमें जो आपका सवाल था कि ऐसा लगता तो नहीं है कि वापस लॉकडाउन होगा, बंगाल का चुनाव और कोरोना का घाव, इन दोनों के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है भैया, क्योंकि यही वो हफ्ते हैं ठीक 1 साल पहले के कैलेंडर में जब हम लोग कह रहे थे कि अरे चीन की तो लग गई है भाई साहब, जो दूसरे की पीड़ा में आनंद का जो एक हम लोगों का संस्कार है ना, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, उस शैली में हम लोग रहते हैं हमेशा से। वो तो, पीड़ा में आनंद पे ही बात करनी है बाद आगे अभी। मतलब मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ किस किस पे बात करेंगे, पर शुरुआत जिससे करने वाले हैं वो बागपत के उस मशहूर झगड़े से करने वाले हैं जो चाट वालों के बीच हुआ, और अपने विशिष्ट किस्म के सौंदर्य की वजह से वो नेशनल हेडलाइंस में आया। उस स्टेडियम की भी बात करेंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया है, और जहां भारतीय टीम ने घनघोर प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट से जीत हासिल की। योर ऑनर या माय लॉर्ड अदालत में जजों को कहा जाता है, लेकिन अब जज ही कह रहे हैं कि हमें ऐसा मत कहिए क्योंकि इसकी जड़ें कॉलोनियल इतिहास में हैं। इस तरह के संबोधनों से अब पीछा छुटाइए। पर इससे अलग, इसके बहाने हम बात करेंगे कि हमारी इंडियन सोसाइटी में किस तरह के सैल्यूटेशन है, किस तरह के होने चाहिए, उसमें क्या सहज है और क्या अटपटा है, वेस्ट से भी तुलना कर सकते हैं उसमें। और राहुल गांधी के बयान के बहाने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज के लेवल पर, राजनीतिक चेतना के स्तर पर क्या फर्क है, उसमें जो चर्चा चल रही है उस मड़ैया में भी हम लौटेंगे। और बीच में आती रहेंगी बहारों की तरह कुछ बिजारो तेजा खबरें। बिजार अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है अजीबो गरीब। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि अजीबो गरीब खबरों में
अलग अलग तरह के मेटाफर्स, अलग अलग तरह के बिंब हम खोज सकें। तो शुरुआत बागपत जिले से आए उस वीडियो से करते हैं, जिसके बाद से मैंने चाट वालों से अतिरिक्त विनम्रता से बात करना शुरू कर दिया है। बागपत में चाट वालों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, क्योंकि एक पक्ष को लगा कि दूसरा वाला जो है उनके ग्राहक तोड़ रहा है, तो लाठी डंडों से मार पिटाई का ये वीडियो था, खूब वायरल हुआ और अराजकता का सौंदर्य लोगों ने इसमें खोजा। ये समझना मुश्किल था कि कौन किसे पीट रहा है, कौन किसकी टीम में है। खूब मीम्स वगैरह बने इसमें, और इस झगड़े में नायक बनकर उभरे लाल बालों वाले चचा। आइंस्टाइन या सत्य साई के लुक से उनकी तुलना की गई, और उसके बाद फिर एक तस्वीर आई जिसमें इस रण क्षेत्र के सभी नायक थाने में बैठे हुए हैं, चेहरे पर अपने अपने हिस्से की नीली चोटें लिए हुए। तो लोगों ने कहा कि अगर ये एक फिल्म होती तो ये तस्वीर उसका पोस्टर होता। तो ताऊ, आपने वो वीडियो देखा, मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या था उसमें? फर्स्ट रिएक्शन तो खुशी की थी, क्योंकि इस देश में इस तरह का वायलेंस बहुत दिनों के बाद हुआ और आंखें तरस गई थी कि ऐसे ये बहुत बचपन में होता था। और मैं मतलब दुआ करता हूं कि हर जगह से इस तरह की वीडियो आए और हमारा देश तब खुशियों की तरफ लौट जाएगा। क्या होता है कि जितने झगड़े होते हैं ना हमारे यहाँ, कोई किसी को शांति से पीट नहीं सकता यार। आज के जमाने में पता नहीं पिटने वाला क्या निकल जाए और आप किसी दूसरी जाति के, किसी दूसरे धर्म के हो, और मामला आप तक नहीं रह जाता है कि लोग लड़ रहे हों। और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, और अब क्या चाट के ऊपर लड़ रहे थे, अपनी दुकानदारी के ऊपर लड़ रहे थे, पर जिस कदर लाठी डंडे से। दूसरी बात, इसमें कोई हीरो नहीं था, कोई विक्टिम नहीं था। जो गिर जाता था वह उठकर पीटता था, है ना। काका जो है हमारे अंकल हरिंदर, वो पिट रहे थे, वो पीट भी रहे थे। वो नीचे गिरे तो उन्होंने डंडा घुमाना नहीं छोड़ा। तो तभी दूर से एक आदमी अपनी दुकान छोड़ कर आता है, एक कुछ उठाता है और वो चालू हो जाता है। लेकिन 2 मिनट के अंदर बेचारा वो जमीन पे होता है, जिसको पीट रहा था उसने लाठी छीन ली होती है और उस पर बरस रहा होता है। अद्भुत अद्भुत, मेरा दिल बाग बाग हो गया। और मैं दुआ करता हूं कि इस देश में, और क्या हुआ, कुछ नहीं, सभी थाने में बैठे, सबके ऊपर थोड़ी कार्रवाई हुई होगी। झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, हिंसा अच्छी चीज नहीं है। पर आप ये देखो, एक क्वालिटी की हिंसा थी, इसमें एक मोहब्बत थी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो लोग 10 दिन के बाद फिर से मिलेंगे तो इस तरह की का मनमुटाव भी उनके बीच नहीं होगा, और होगा भी। सपोज करो एक बार फिर करते हैं तो उनका स्वागत है। देश भर में अगर लड़ाइयां हों तो ऐसी ही हों, डंडे से हों, चाकू ना चले, गोली ना चले। और क्या होता है, थोड़ी शारीरिक एक्सरसाइज हो जाती है। आप बिना लड़े भी नहीं रह सकते ना। लड़ाई की प्रैक्टिस तो ह्यूमन बींग्स को रखनी चाहिए। आप देखो, छोटा सा पिल्ला होता है तो वो भी आपको काटने दौड़ता है, यूं डराते हुए आपको कि जैसे वो लड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं, आप भागते नहीं है, आप उसके हाथ में अपना मुंह, उसके मुंह में अपना हाथ डाल देते हैं। शेर के बच्चे ऐसे ही, इसको नकली लड़ाई बोलते हैं। उसमें थोड़ी मोड़ी हानि होती है, कभी दांत कभी नाखून इधर उधर लग जाए, प्रैक्टिस बनी रहती है। इस देश को ये वाली प्रैक्टिस रखनी है कि हिंसा करो तो चचा हरिंदर की तरह करो। और इसमें ये मोहब्बत, आहा, मजा आ गया। वो आशीष है ना, आशीष जो हमारे लल्लन टॉप में सोशल लिस्ट लिखता है, उसने लिखा कि ये जो एल शेप गली में जिस तरह से लड़ाई आगे बढ़ती है, और जो सिनेमेटोग्राफी आप देखिए 1 टेक में, कैमरा वाला भी पीछे आ रहा है और वो बिग पिक्चर देखो। कैमरे वाले का धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि उसने गाली आखिर में दी, है ना। तो बहुत देर तक आप उसको आवाज ऑन करके भी सुन सकते हो। थोड़ा जो एटमॉस्फेरिक साउंड है ना वो भी आ जाता है। उसने गाली दी है। मेरठ की लड़ाई है, बागपत की लड़ाई, बड़ौद की लड़ाई है, गाली तो होगी। बनारस की होती तो शुरू पहले सेकंड से शुरू हो जाती, यहाँ पर बहुत देर के बाद आखिर में एक गाली आई। बाबा, ये वीडियो मतलब एक त्रासदी वाला वीडियो हो सकता था, लेकिन ये हास्य में कैसे तब्दील हो गया? हास्य में ऐसे तब्दील हो गया क्योंकि इस तरह की लड़ाइयों पे हंसने की परंपरा रही है। त्रासद तब होता जब ये एक तरफा होता और खून होता उसमें, है ना। हाँ, खून निकल जाता। अगर ये एक तरफा होता कि एक पार्टी जो चाट खाने आया था वो पीट रहा होता चाट वाले को, या चाट वाले मिल करके एक चाट खाने आए ग्राहक को पीट रहे होते, केवल इतना होता और वो खूंरेज हो जाता एकदम मामला, तो ये एक त्रासद तस्वीर में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे तो सब बहुत ही बराबरी की बात है, इतना डेमोक्रेटिक जो युद्ध है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हंसने की बात इसलिए है क्योंकि इसकी मेमोरी जो है ना, हर दिमाग में इसकी मेमोरी ठीक उसके घर तक वापस जाती है।
घर में भाई बहन, भाई भाई बहनें, ये आपस में ऐसे ही अक्सरिया लौटते रहे हैं और उसके बाद में महतारी बाप के सामने ऐसे ही लाइन हाजिर भी होते रहे जैसे जेल में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही पारिवारिक जैसा मुझे सब लग रहा था कि बहुत ही इक्वलिटी है इसमें, बहुत ही साम्य है। झोंटा झोंटी नहीं हुआ बाबा, हाँ, झोंटा झोंटी नहीं हुआ, जबकि अंकल के बाल ऐसे थे। ये दूसरा क्या है कि उस पूरे वीडियो में ये शेर के बाल जैसे रंगे हुए, हिना में धुले हुए, सफेद जड़ों वाले वो जो केसरिया बाल हैं, लोग पता नहीं क्यों ऑरेंज ऑरेंज कहते रहे उसको, ट्रम्पवा को। असली ऑरेंज तो हमारे यहाँ गली कूचों में पलते हैं सर पे, है ना। तो ये वैसे थे, बाकी बाल बढ़े हुए थे, यही इसका हुक था, उसको कहते हैं एंकर, जहां से कहानी रुक जाती है, जो एक चीज दिमाग में रुक जाती है। और वो आइंस्टीन बने, वो बहुत सारे और रूपों में दिखाई दिए। कोरोना काल का तो मामला नहीं, हालांकि कोरोना काल में आप देखिए ताऊ के बाल भी आइंस्टीन जैसे हो गए हैं, मेरे बाल भी आइंस्टीन जैसे हो गए हैं। आजकल देश में चाय वाला हो, चाट वाला हो, सबके बाल आइंस्टीन जैसे हो गए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो आप देख लीजिए बाल बढ़ाना जो है वो कितना आजकल एक राष्ट्रीय फैशन में आ गया है कोरोना की वजह से, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि नहीं जा रहे हैं नाई। उस पे ना इतने मीम्स बने हैं, जैसे एक ही व्यक्ति जो अभी पीट रहा है, तो लोगों ने लिखा है कि कांग्रेस ऑन सोशल मीडिया, जब वो पीट रहा है, और फिर अगले ही पल जब वो पिटने लगता है तो लिखा है कि कांग्रेस इन इलेक्शंस। हाँ अगर आप कैलकुलेट करें तो मिनिमम डैमेज उसमें चचा कोई हो रहा है, क्योंकि वो रेंग करके, जो सैनिकों की शैली होती है कि क्रॉल करके हमला करना, वो क्रॉल करके अटैक करते हुए पाए गए हैं। और अपने दुश्मन को भी वो सरीसृपों की तरह लपेट करके जमीन पे गिराने की कोशिश करते हुए उसमें सफल होते हुए, और उससे डंडा छीन करके उसी को डंडियाते हुए पाए गए। बाद में भी जब उन्होंने हाथ के मारने की कोशिश की तो वो गिर गए, और गिर के उन्होंने फिर सांप की तरह। तो ये इसमें मुझे बारात से ली हुई ट्रेनिंग, नागिन नाच की, है ना, बचपन में लोट के पीटे जाने की या पीटने की जो परंपराएं हैं, ये इतनी कमाल की वेणी है जिसमें कि ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाद में ज्यादा अनुसंधान उनके बालों पे हुआ, और उन्हीं बालों की वजह से तरह तरह के मीम बने। अगर उनके बाल इस तरह के नहीं होते तो शायद ये घटना इतनी पॉपुलर नहीं होती। और अरे उनकी इस उम्र में बाकी सारे युवा थे, अकेले थे वो, जो कि इस उम्र में लड़ रहे थे। और उनकी सफलता का राज, उनकी शक्ति का राज भी जानना पड़ेगा। कहीं उनकी चाट है या बगल वाले का मैंगो शेक। हाँ, वो मैंगो शेक वाले को भूलना नहीं चाहिए, जिसने बिल्कुल उस लड़ाई के बीच में अपनी दुकान से शायद सड़ा हुआ फल या आम की गुठली निकाल करके फेंक के मारी और खुद को सुरक्षित रखा पूरी तरह से। लेकिन बागपत की पूरी घटना से एक चीज जो है कि जो ताऊ ने कही, और वो हाथ से होते हुए भी गंभीर बात है, कि हिंसा इंसान की फितरत है, उसके स्वभाव का हिस्सा है, और हर जीव का है। पेड़ पौधे भी आपस में हिंसा करते हैं, एक दूसरे को दबाना, कुचल देना, है ना। कमजोर पड़े तो लिपट गए कि साले तुके मरो दे हम, है ना। कुत्ते, सियार, गाय, बैल, बकरों को खेलते हुए सर टकरा टकरा के लोग देखते हैं, मुर्गों के खेल में ना मजे लेते हैं। लेकिन बाकी सारे जीवों की लड़ाई बहुत बराबरी वाली लड़ाई है। इंसान ही है जिसने हिंसा को बहुत मतलब तरह तरह के वर्गों में, क्लासेस में डिवाइड किया, और हिंसा अलग अलग तरीके से की। कुछ लोग कलम से हिंसा करते हैं, कुछ लोग खादी पहन के हिंसा करते हैं, कुछ लोग शांत रह के हिंसा करते हैं, कुछ लोग अपनी नीतियों से, अपने वक्तव्यों से हिंसा करते हैं। वो गुम हिंसा होती है, क्योंकि उसमें आप उनको कुछ प्रकट हिंसा नहीं होने की वजह से मार नहीं पाते हैं, रिवर्स आप रिटेलिएट नहीं कर पाते हैं, आपको केवल झेलनी पड़ती है हिंसा। इसलिए हिंसा भी हो तो बराबरी की हो, और हिंसा तो होगी ही दुनिया में, लेकिन जब भी हो बराबरी की हो, ये बहुत जरूरी है। और मैं बालों पे नहीं जाऊंगा, पर मैं ये कहूंगा कि ये जो हिंसा है वो बाल सुलभ हिंसा है। और इसका स्वागत रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है। और मैं बताता हूँ, ये वहां पे अगर मैं होता तो मैं भी हाथ धो ही लेता। मतलब उससे आप पार्टिसिपेट ना करें ऐसे कार्यक्रम में तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आप हाथ कांपने लगते हैं अगर ना करें तो। हाँ, वीडियो बना रहे हो आप, आनंद लो, थोड़ा सा पिटो, होली है आने वाली है। हाँ, और खास करके ऐसे समय में जब ऐसा लगता है कि कोई भी किसी का भी पेट का दर्द ठीक कर देगा, ऐसी हिंसाएं होती रहनी चाहिए ताकि एंजाइटीज निकलती रहे।
और ऐसी मुक्त हिंसा जिसमें दिल में कोई दर्द नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी शामिल हैं जो कि सिर्फ इसलिए शामिल, उन्हें पता नहीं है किसको पीटना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो जो भी सामने आ रहा है उसको लेट्स पीटना है। हैव सम फन। एक ही पंक्ति ऐसी है जिसको कि भारतीय जनमानस ने बहुत गंभीरता से लिया है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। इसको लोग कहते हैं कि हम साक्षी नहीं रह सकते, हमें पार्टिसिपेंट रहना होगा। तो आप देख लें, कहीं जब कतरा पकड़ा जाए, कोई लड़की 6 सिटियाबाज पकड़ा जाए, कोई स्मैकी पकड़ में आ जाए, किसी के ऊपर बच्चा चोरी का आरोप लग जाए, कोई गैस का चूल्हा लेके भाग रहा हो किसी कॉलोनी से, भाई सारे लोग ऐसी तत्परता से लग जाते हैं कि ना हम इतिहास को, अपने सामने घटनाओं को नहीं देख सकते, हमें एक पक्ष तो लेना ही पड़ेगा, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन्हीं सब में मुझे लगता है कि सामाजिक क्रांति के नारे छिपे हैं। इन्हीं सब में मुझे लगता है कि मानव उद्विकास के अगले सोपान है जहां पे इंसान पहुंचना चाहता है। इन्हीं सबको देख के लगता है कि हम कितने भी ग्लोबल दौर में आ जाएं, हम रहेंगे देश परदेश के अपने सामाजिक बेड़ियों में बंधे पले रोपे हुए लोग, जो हमेशा गुलदस्तों की तरह जीते आए हैं, जिनका एक रंग नहीं है, जिनकी एक सोच नहीं है, और जो बहुत अकेले नहीं हुए हैं अभी भी। और हमारे यहाँ हिंसा में एक और भी चीज है कि मॉब वायलेंस, एक होता है या दो होते हैं, उसको 50 या 100 पीट रहे होते हैं। मुझे उस तरह की हिंसा से एक बेसिक आपत्ति है कि भाई उसकी तरफ से भी तो कुछ लोग आ जाओ। गांव में 50 लोग हैं, चोर को पीट रहे हैं, कि चोर की तरफ से कौन है? सो यहाँ पे वो था, डिवीजन था कि इनकी तरफ से भी कोई था, उनकी तरफ से भी कोई था। गलती चाट वाले ने की थी या नहीं की थी, या चाचा हरिंदर की थी या ना थी, पर दोनों तरफ से लोग थे। मैं उस दिन को बड़ा खुश होऊंगा, गांव में कोई चोरी करने आया, पकड़ा गया, तो आधा गांव आधे आधे में बट गया कि ठीक है, तुम चोर के खिलाफ, मैं चोर की तरफ से, आओ रक्स करें। बिल्कुल, और इतिहास ऐसी हिंसाओं से भरा हुआ है। आप देखें कि रामायण में हनुमान जी की सारी लड़ाई बराबरी में हुई है ना। पहले वो आया, फिर उसके बाद मेघनाद आया, एक एक करके लोग आ रहे हैं और एक एक को हनुमान जी निपटा रहे हैं। वो बताते भी हैं वो कितना डेमोक्रेटिक और कितना बाल सुलभ है, कितना भोला जवाब है जो हनुमान जी जो है मिस्टर रावण को दे रहे हैं कि जिन मोहे मारा तिन मैं मारे, ता पर बांधे तने तुम्हारे, है ना। कि भाई ये तो गिव एंड टेक का चल रहा था, भाई जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। एक कहानी है कि एक गांव में एक बंदर आया और बंदर के पीछे लोग भागने लगे, जैसा होता है, बंदर को भगाओ, बंदर को भगाओ, फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, पपीता तोड़ लेगा, केला खा जाएगा। तो बंदर एक पेड़ पे चढ़ गया, पूरे गांव वाले ने पेड़ के चारों तरफ घेर लिया बंदर को और पत्थर मारने लगे। तभी ताऊ वहां आए, है ना, मतलब मैं नहीं, ताऊ वो आए और उन्होंने कहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा जी बंदर आया, भगा रहे। कहा तो इसको पीट क्यों रहे हो? बोला कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है इसलिए हम पत्थर मार रहे हैं इसे। बोला बहुत अच्छी बात, बंदर की तरफ कौन है? तो कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर वो पेड़ के पास गए, बोले कि तब बंदर की तरफ से मैं हूं, पहले मुझे मार। है ना। तो ये हमारे संस्कृति का एक हिस्सा रहा है कि किसी को अकेले पिटने मत दो। जहां पे कोई मासूम हो, कोई पिट रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, या बहुत कमजोर पड़ गया हो, अंडरडॉग हो गया हो, तो फिर एक डॉग को सामने आना पड़ता है। मतलब जैसे आर्य और द्रविड़ की लड़ाई में जटायु का कोई रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये रावण सीता को क्यों ले जा रहा है, वो बैलेंसर बन के आ गए तुरंत कि ना ऐसे नहीं ले आ सकते। पर कट गए, बड़ी लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ, आखिर में मिस्टर रावण मारे गए, ब्रह्म हत्या का पाप लगा आर्यवर्त के ठाकुरों पे। लेकिन हुआ ना भैया, इंटरवेंशन से ही हमारे पूर्वज थे, वो सल्तनत की यहाँ पे नाक में मतलब दम कर रखा था। क्यों? क्योंकि वो उनसे जीत नहीं पाते थे कभी। वो हमेशा कहते, लेकिन ये कहते थे कि मैं हार क्या मानूंगा, तो मैं लड़ूंगा, फिर मैं हार जाऊंगा, फिर मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन ऐसे तुम नहीं बोल सकते कि तुम हमारे बॉस हो, हम तुम्हारी सोवरेनिटी को स्वीकार नहीं करते, तो आके लड़ लो। और इतनी ताकत उनमें होती नहीं थी कि वो जीत सके, कभी भी नहीं जीते, बहुत कूटे गए, लेकिन हम बहुत हार जाते थे। फिर कहते थे ठीक है, अच्छा तुम जीत गए, तब मैं मान लेता हूँ। फिर यहाँ पे कोई सल्तनत बदलती थी और फिर वो उनको भेजते थे कि ठीक है टैक्स नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें मानते ही नहीं। कहते थे कैसे मानोगे? बोले लड़ाई करनी पड़ेगी हमसे। लड़ लिया, हार लिया। भारत की कड़कनाथ राजधानी है, कड़कनाथ कैपिटल है झाबुआ। झाबुआ में लोगों को लूटने की एक पुरानी परंपरा है। अच्छा। वहां पे डकैती और लोगों को लूटना एक बहुत पुरानी परंपरा है, गैंग है। वो लोग पारंपरिक रूप से इसे करते आए हैं, अंग्रेजों के साथ भी और अब आजाद भारत में भी। लेकिन वो लूटते नहीं हैं, वो कहते हैं हमसे लड़ो,
तो अगर किसी काफिले को रोकते हैं तो कहते हैं हमसे लड़ो, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारो। क्योंकि उनका यह है कि हमने डकैती नहीं की, हमने चोरी नहीं की, हमने लड़ के लिया है। तो वहां पे बिना दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था, जूतम लाठी बल्लम हुए वो डकैती नहीं करते। ये नहीं तलवार के है ना, आप सरेंडर नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि हाँ भैया चेन उतार रहे हैं ले जाओ, घड़ी उतार रहे हैं ले जाओ, ना मार तो होगी भाई साहब। तुम हमको मारो एक हाथ, फिर हम तुमको मारेंगे, पहले हम तुमको मारेंगे फिर लेके जाएंगे, हम लड़ के लिए हैं, है ना। तो ये युद्ध में जीती गई चीज है। ये श्रम गनीमत। वैसे ये वेस्ट यूपी में कहावत है, मतलब ऐसे कहते हैं कि नेक सी बात में लठ मार दो बाम फायदा का है। लेकिन ये अगर बराबरी की लड़ाई हो तो नेक नेक सी बातों पे इस तरह के झगड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा को बागपत की लड़ाई से, इस लड़ाई से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और जिस तरह की भाषा चल रही है दोनों तरफ से, और उसमें फिर जिस तरह की उग्रता दिख रही है सत्ता पक्ष से, वो बराबर की लड़ाई सदन के पटल पे लगती नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको भी वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं याद करता हूं उत्तर प्रदेश की इसी विधानसभा के उस सुंदर दृश्य को, जब माइक, पेपर वेट और कागजों का इस्तेमाल लोगों ने बहुत ही मुक्त भाव से एक दूसरे पे किया था। कितना मनोरंजक था वो। अभी भी उसको याद करते हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह पेपर वेट और माइक उछालते हुए मुझे याद आते हैं। रायबरेली में तिलोई से वो विधायक थे, तो मेरी बाँछें खिल जाती है। एकदम लगता है कि वाह क्या दृश्य था, कितना आनंद। कागज मोड़ के मारते हैं वो बेहतरीन होता है। वो गुलाब जैसे कहते हैं किसी हंसी की तरफ ये गुलाब नैना की मारे कटार वाली बंदिश याद आती है मुझे। एकदम लगता है कि बस ये ठुमरी और ये बंदिश जो है वो बज रही है। बड़े गुलाम अली का म्यूजिक हो और इस तरह की लड़ाई चल रही हो, आप सोचिए उससे सुंदर कोई दृश्य ही नहीं। आज मैं ट्राई करूंगा उसको लगा के उस म्यूजिक को, वाकई बड़े गुलाम अली की कोई बंदिश बजाइए और बागपत का वीडियो देखिए, कमाल का रस आने वाला है। ठीक है, इसी नोट पे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक शेर तो हो जाए पहले। आने दीजिए। कि हम लड़ते भी थे तो लड़ते थे कुछ उसूल से, सदन में तुम्हें मारते थे कागज के फूल से। वाह 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 वाह। अब वो उसूल सदन के नहीं रहे, और मतलब मेरे शेर में जो गिरावट आ रही है नहीं, ये वो दर्शाता है कि सदन की कार्रवाई के स्तर में किस तरह की गिरावट आई है। वाह। तो अगली खबर ये कि अहमदाबाद में साबरमती नदी, अहमदाबाद या अहमदाबाद? अच्छा हाँ, ये बताया आपने। अहमदाबाद या अहमदाबाद नहीं, अहमदा नहीं, अहम का बाद नहीं है, अहमद से अहमद का आबाद है। हाँ, तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे मोटेरा नाम की जगह पर एक क्रिकेट स्टेडियम था, जिसका शुरुआती नाम गुजरात क्रिकेट स्टेडियम था। 1982 के बाद ये सरदार पटेल स्टेडियम हुआ और फिर इसे गिरा करके दोबारा बनाया गया, रेनोवेट किया। हम अभी इस पे जाएंगे। अहमदाबाद से मुझे एक चीज याद आ गई। भाषा विज्ञान का एक बहुत ही बढ़िया पहलू है। जो लोग भाषा में रुचि रखते हैं उनके लिए एक लाइन का ये मैं हस्तक्षेप डाल रहा हूं। हिंदी के बोलने का जो व्यवहार है, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द अपना उच्चारण बदल देते हैं, उसमें हिंदी खड़ी बोली बोलने वाले या बाकी भाषा हिंदी बोलियां बोलने वाले लोग भी, उन्होंने आ के उच्चारण को धीरे धीरे त्यागा है और उसको ए की तरफ ले गए हैं। हम लोग अहमद नहीं कहते, हम लोग अहमद कहते हैं। अहमद, हाँ। जबकि अहमद में एक ही मात्रा, भले ही डॉट से बता दीजिए लेकिन बनी तो है अहमदाबाद, है ना। तो अहमदाबाद कोई नहीं कहता, अहमद है ना, अहमद नाम धराया है ना। अब वो अहमद जो है वो गायब हो गया है ना। पूर्वांचल में, बिहार में बस कहा जा रहा है, बाकी जहां पे पुरानी मोल्डिंग है भाषा की और वो उस सामने पे आ गए हैं, वहां तो चल रहा है। लेकिन खड़ी बोली में वही बंगाली जैसी समस्या है कि हम आ को ए बोलते हैं अंग्रेजी वाला, और वहां से वो संकट आया है क्योंकि अंग्रेजी में आ नहीं है, अंग्रेजी में ए है और ए में मात्रा छुपी हुई है। तो ये वहां से अपभ्रंश हुआ है। खड़ी बोली का इतिहास
गद्य में और अंग्रेजों का इतिहास भारत में लगभग बराबर है। तो ये एक चीज है जिसको कि मतलब जो भाषा में रुचि, भाषा के विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए मैंने ये फेंक दिया है, बोला है ना। हिंदी के दो तरह के शिक्षक हुआ करते थे, एक जो क ख ग घ पढ़ाते थे और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास गैग है। हाँ। तो वो वही फर्क है। बिहार में क नहीं है, बिहार में क है। क हाँ, है वो बांग्ला के करीब ख, तो वो बांग्ला का प्रभाव है वहां। बिहार में सबसे अच्छा है कि हम जो वो श स आप बोलते हो ना, हाँ, हमारे यहाँ उसको बहुत वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाता है। हमको पढ़ाया जाता है तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स। ठीक है। और मात्राओं को हम लिखते वक्त जानते हैं कि इसमें मूर्धन्य है, तालव्य है या दंत लेकिन है। बोलते समय संकट हो जाता है। लेकिन बोलते हैं मूर्धन्य स, दंत स। आज शहर की शहर में है ना वो होता है, तो वो संकट है। दूसरा संकट बिहार में एजुकेशन में ये भी है, ट्रेनिंग पे, जब नर्सरी के लेवल पे, कि जैसे यूपी बोर्ड में आप देखेंगे जो वहां पे पढ़ाने की परंपरा है, तो उसमें है आ इ ई उ इस तरह से, है ना। का पे छोटी की, का पे बड़ी की, ऐसे करके, तो इस तरह से इमला होता है। और बिहार में तो हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु, तो सबका उच्चारण एक ही कर दिया है मास्टर साहब ने, है ना। तो बचवा भी वैसे ही कर देता है फिर। इसलिए ये बहुत संकट है। और सबसे संकट ग्रस्त जो शब्द है हिंदी वर्णमाला का, वो है रा, जिसके ऊपर छोटा ऊ और बड़ा ऊ लगा था। अच्छे लोग नहीं जानते लिखते समय। बहुत कठिन। आज ये भाषा विज्ञान के 2-3 चीजें आगे। आप चलिए मोंटेरा चलते हैं। चौक मिलते ही मैं श्याम पर रंग ही देता हूँ, बहुत पुरानी बीमारी है। चलिए। उस स्टेडियम का शुरुआती नाम गुजरात क्रिकेट स्टेडियम था। 1982 के बाद वो सरदार पटेल स्टेडियम हो गया और फिर उसे गिरा करके दोबारा बनाया गया। उसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम के तौर पे विकसित किया गया, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, और इसका नया नाम रखा गया प्रधानमंत्री के नाम पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसी मैदान पर एक मैच अभी खत्म हुआ है और भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट से जीत हासिल की है, जिसके हीरो हैं अक्षर पटेल। लेकिन बहुत बात हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्टेडियम का नाम होना चाहिए या नहीं। इसमें ये वाली बहस भी है कि एक ज्यादातर हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वो मरणोपरांत महापुरुषों के नाम पर सड़कों के नाम, भवनों के नाम रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि उदाहरण नहीं मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण हैं जब जीवित नेताओं और हस्तियों के नाम पर भवनों के और दूसरी चीजों के नाम है। लेकिन इस पर जो बात हो रही है, तो कोशिश ये करेंगे कि इस बहस को भी समेटें और इस चमत्कार पे भी थोड़ी बात कर लें कि प्रधानमंत्री का जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है जीतने का, अगर उनके नाम पर वहां क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, तो वहां जब भारतीय टीम खेलेगी तो क्या ऐसा ही रौला वाला प्रदर्शन होगा? सवाल जीतने का नहीं है, सवाल ये भी है कि पिछले 63 साल कांग्रेस की पूरे जो 5 दिन में टेस्ट मैच खत्म होता था। हर चीज में डिले, निर्णय नहीं ले पा रहे। फ्लाईओवर बनाने में 20 साल, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, ये 2 दिन में खत्म हो गया। आप देखो कि जो प्रभाव होता है नाम का भी तेजी के साथ, जैसे विराट कोहली जो है वो, और इंग्लैंड की टीम का भी मैं कहूंगा उनका भी योगदान बहुत ज्यादा रहा, वो भी प्रभावित रहे नाम परिवर्तन होने से। और उसमें नाम परिवर्तन में वायदे हुए बहुत लोचा है। लोगों का कहना है कि देखिए, पहले नाम उस स्टेडियम का सरदार पटेल स्टेडियम नहीं था, लोग उपयोग करते थे उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम, पर उसका नाम सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम था। मोटेरा में थी, और सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स था स्पोर्ट्स का, जो अभी भी है। उसके अंदर के एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो इतना लॉजिकल वर्बल क्रिकेट जिम्नास्टिक्स चल रहा है इसको साबित करने में कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें क्या है स्वीकार करने में? इससे वैसे प्रधानमंत्री को नुकसान ये इमेज की, छवि की, जो उनका बहुत अच्छा था, और वे मतलब उनके नाम से स्टेडियम हो या ना हो, बाद में भी हो सकता था। अब रख दिया है तो रख दिया है, अपने को क्या। बहुत सारे लोग, जैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम जिनके नाम से है, उन्होंने स्टेडियम के लिए जमीन दी थी, है ना। नहीं, मैं तो इसमें बहुत, चिदम्बरम स्टेडियम भी
उनके जीते जी चिदम्बरम स्टेडियम हो गया था। बिल्कुल नहीं, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं। मैं थोड़ा सा चिंतित हूं प्रधानमंत्री जी की छवि को लेकर के इस पूरे मामले में। उसके पहले तो मैं सोच रहा था कि शॉर्ट नेम कैसे चेंज हुए थे। जैसे पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे नदी रेस्टे, पुदी रेस्टे, तो वही मैं सोच रहा था कि सबसे पहले ये गु क्रिस्टे था, तो गु क्रिस्टे से फिर ये सक्रिस्टे हुआ, मो क्रिस्टे हुआ, है ना। अब आजकल ना क्रिस्टे हो गया है। तो ये तो नाम बदल दिए इन्होंने, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये मैसेज ओवरऑल बहुत अच्छा इसलिए नहीं गया है क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री जीते और उसके पहले जब उन्होंने सितंबर 2013 से अपना राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार के तौर पे मेरे ख्याल से 11 सितंबर की तारीख थी या 13 सितंबर की 2013 घोषणा हुई, यहाँ पे सहमति बनी। उसके बाद से उन्होंने अपना प्रचार अभियान शुरू किया। तो उस वक्त एक काफी वयोवृद्ध हो चुके, कम बोलने वाले प्रधानमंत्री के सापेक्ष एक युवा ऊर्जा से भरे हुए, एकल जीवी और गुजरात मॉडल जैसा एक प्रोजेक्शन लेकर के लोगों के सामने आए व्यक्ति को हम लोग देख रहे थे, जिसका ये डिटर्मिनेशन था कि 75 से ऊपर के लोग पार्टी में मार्गदर्शक रहेंगे, एक युवा कैबिनेट बनानी है, एक युवा राजनीतिज्ञों का संकुल बनना चाहिए जो देश को अपनी ऊर्जा और इन सारी चीजों से आगे लेके जाए। और ये प्रयास हो कि, और आप देखिए कि उस युवत्व का, उस ऊर्जा का लाभ ऐसे मिलता था कि प्रधानमंत्री 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, ये हम लोग खबरें देखते थे। लोग सवाल पूछते नजर आते थे कि आप सोते नहीं हैं क्या, आप थकते क्यों नहीं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आती थी और फिर उसमें लगता था कि नहीं, वो अपने आप को योगा से, एक्सरसाइज से, प्राणायाम से स्वस्थ रखते हैं, बहुत तरह के पारिवारिक तामझाम से अपने आप को मुक्त रखते हैं और पूरा समय इस ऊर्जा के साथ में वो लगाते हैं। उनकी तस्वीरें भी आप देखिए तो बहुत ही करीने से ट्रिम हुई दाढ़ी, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कंघी किए हुए बाल, एक बहुत सधा हुआ बिना फ्रेम का चश्मा, जिसमें चश्मा होते हुए वो भी आपको साफ देख पा रहे हैं और आप भी उनको साफ साफ देख पा रहे हैं। इस तरह की इच्छा भी थी। वो करुणानिधि या नीतीश कुमार जैसा एक डार्क फ्रेम लेके नहीं आए थे आंखों के ऊपर, है ना। तो इस सारी इमेज में अचानक से अब आप देखिए कि कायांतरण जो है उसमें उनका चेहरा, अब उसमें वो खिचड़ी बाल नहीं नजर आते हैं, इट्स ऑल वाइट। दाढ़ी और बाल उनके कहां से लंबे हो गए हैं कोरोना काल में। ये बहुत अच्छा मैसेज भी है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि आप नागरिकों को बता रहे हैं कि जब तक कोरोना है मत जाइए बार्बर शॉप पे। लेकिन अब उसके बाद में स्टेडियम का भी नाम आना, तो अब मुझे लगता है कि जैसे उनको एक रिटायरमेंट वाली इमेज में ये सारी चीजें शायद पुश कर सकती हैं लोगों की चेतना में, है ना, कि इनके नाम पे तो अब स्टेडियम बन रहा है ना। अब तो ये स्मरणीय जैसे होते जा रहे हैं, है ना। इनकी दाढ़ी लंबी हो गई है, इनके बाल लंबे हो गए हैं। तो वो एक चीज है जिसको लेकर के मैं थोड़ा सा व्याकुल होता हूं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 2024 तक तो मैं हूं, लेकिन 2024 के बाद क्या हो सकता है कि लोग 2029 तक उन्हें चाहते हो, लेकिन इस तरह की छवि का कायांतरण जो है वो अच्छा नहीं है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने इस नामकरण को काइंडली नहीं लिया होगा और किसी दिन वो भड़क जाएंगे और बोलेंगे नाम बदलो यार। हाँ, मेरे नाम पे कैसे कर सकते? मैं जब ये नाम क्योंकि इस बात के वो विरोधी रहे हैं पहले, वो इस बात को मुद्दा बीजेपी बनाती रही है और वो उसमें भी मुखर रहे कि हर चीज का नाम जो है, इनफैक्ट उन्होंने अपने नाम पे बनाए हुए मंदिर खत्म करवाए कि नहीं ये मंदिर खत्म करो, और प्रधानमंत्री के नाम से वो योजनाएं रखते हैं। अब वो जो पहले था ना कि वो किसी आदमी के नाम से होगा, योजनाओं का नाम होता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री एक पद है, तो वो कभी भी अपने नाम के वो वैसे वो, और वो बताने का तरीका होता है कि केंद्र की तरफ से बन रही है। तो वाजपेयी जी ने भी प्रधानमंत्री के नाम पे योजनाएं बनाई थी और मनमोहन सिंह के समय भी प्रधानमंत्री के नाम पे योजनाएं चली, उसमें मनमोहन सिंह का नाम नहीं होता था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वाला जो योजना थी उसका नाम ना, तो हाँ, प्रधानमंत्री के नाम पे होने में कोई, क्योंकि वो पद के नाम पे, और वो ये बताना है कि भाई ये राज्य सरकार का काम नहीं है,
ये केंद्र सरकार के द्वारा अनुमन्य काम है, वहां से इसका बजट आ रहा है। वो चाहते हैं कि आपके गांव में सड़क बने, या वो चाहते हैं कि आप इस योजना का लाभ लें। तो व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं लगा होगा। अब ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उनकी जानकारी में हुआ है कि नहीं हुआ है। मौजूद भी नहीं थे वहां, और मतलब हाँ। थोड़ा ये ऐसा लगा कि अचानक से खबर आई, सोर्सेज के हवाले से पहले भी कोई क्लेम नहीं आया था। जिस दिन उद्घाटन होना था उसी दिन ये खबर खुल करके आई। आप खैर वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की मर्जी, वो पहले जीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, और मुख्यमंत्री जब थे तब भी, तो उनकी मर्जी, नाम रख दिया शायद। अब तो खैर हो गई है बात। मैं चाहता हूं कि अगला मैच भी 2 दिन में खत्म हो जाए। मैं टेस्ट मैच का बहुत बड़ा विरोधी रहा हूं, 5-5 दिन आदमी खेल रहा। मुझे इस स्टेडियम के बारे में कुछ कहना है। एक तो इस स्टेडियम की शुरुआत बड़ी अच्छी नहीं हुई है ना। मतलब मंगलाचरण करने के लिए ही जो व्यक्ति आया वो खासा विवादित, और अब तो वो सत्ता से बाहर भी कर दिए गए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनका स्वागत समारोह पिछले साल इन्हीं दिनों इसी स्टेडियम में हुआ था, जहां पे उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। कुर्सियां वहां पे गेरुए रंग की है और ऑरेंज कलर की, और उसको लेकर के मैं जानबूझ के भगवा नहीं कह रहा हूं क्योंकि भगवा नहीं है, ऑरेंज कलर की चेयर है। भगवा से मिलता हुआ है तो लोग उसको उस तरह से कंफ्यूज करते हैं। लेकिन उस चेयर का संकट ये है, जो कुर्सियां वहां पे लगी हैं उसके बारे में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैप्टन विराट कोहली ने कहा है कि नाइट की जो रात की जो लाइट होती है उसमें वो बहुत ही फ्लोरोसेंट कलर है, और वो कैच छोड़ने पे, गेंदबाजी में, इन सारी चीजों में वो खिलाड़ियों को थोड़ा सा इरिटेट कर रही है। उस पिच पे जो घास थी उसको काट दिया गया ताकि भारतीय खिलाड़ियों के लिए वो ज्यादा अनुकूलित रहे। तो इस तरह की चिंदी चोरी जो क्रिकेट में सभी देशों में होती है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी अपने हिसाब से पिच बनाते हैं, तो वो भी वहां पे किया गया। पिच की क्वालिटी को लेकर के मैं थोड़ा सा सशंकित हूं, क्योंकि धूल उड़ाती हुई पिच जो है ना वो अच्छा संकेत नहीं है। वो हमारे आपके मोहल्ले टोले में ठीक लगती है, लेकिन हाँ, लेकिन वो धूल वाली पिच जो है ना वो अच्छी पिच नहीं है। वो 5वें दिन उड़ रही हो तब भी समझ में आए। हाँ, और गली बॉयज टाइप की है वो पिच जो है ना। वो पिच लगता नहीं है कि इसके ऊपर रोलर चला है, गिट्टी पीटी गई है, रेत डाली गई है, उसको अच्छे से बैठाया गया है सींच के। तो वो थोड़ा सा मुझे उसमें चिंदी चोरी दिखती है। ये देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है और अब तो प्रधानमंत्री के नाम पे भी है। इसमें इस तरह की जो शून्यांकित त्रुटियां हैं, है ना, ये खत्म होनी चाहिए। मुझे लगता है कि चेयर्स के बारे में सोचना चाहिए कि खिलाड़ी के लिए अनुकूल क्या है, क्योंकि देखने बैठने जो देख रहा है दर्शक, उसके लिए चेयर का रंग कोई भी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। चेयर होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि खिलाड़ियों के ऊपर कैसी बीतेगी। और कोविड काल में टेस्ट मैच में तो वैसे भी स्टेडियम भरे हुए नहीं होते हैं। जब कभी स्टेडियम में टेस्ट मैच नॉन कोविड टाइम में भी खेला जाएगा तब भी वो इरिटेट करेगा, क्योंकि टेस्ट मैच देखने अब लोग नहीं आते, या उस दिन आ रहे होते हैं जिस दिन वो बहुत निर्णायक स्थिति में आ चुका होता है, जीत हार का फैसला होता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये न क्रिस्टे के बारे में गुजरात क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सोचना चाहिए। बाबा, हाँ, पिचकारी में पिच का कोई योगदान होता है क्या? अगर क्योंकि कार्यकारी में कार्य का बहुत योगदान होता है। नहीं, और कलमकारी में कलम का बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है ना। कशीदाकारी में कशीदे का बड़ा योगदान है। फुलकारी में फूल की पेंटिंग है और ड्राइंग है, तो मक्कारी में मक्के का कोई योगदान नहीं है। मक्कारी में मक्के का कोई योगदान नहीं है। हाँ, मक्के जैसा योगदान है मक्कारी में कि बाहर से तो बहुत लग रहा है कि बीज ही बीज है, लेकिन अंदर केवल एक बेलन है तो वो मक्कारी ही है, उसमें तो मक्का है। मैं साबित कर सकता हूँ, है ना। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। वो कहते हैं अपने कबीर दास जी कि संसार जो है वो सेमल के फूल की तरह है। एक बात है, एक मिजाज स्टोरी ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे चलते हैं। और इस स्टोरी में रुचि बाबा की ज्यादा होगी क्योंकि ये भोज भात से जुड़ी हुई खबर है। खबर ये है कि मेरठ में शादी समारोह में तंदूरी रोटी एक शख्स बना रहा था और वो थूक लगा करके बना रहा था। जब ये पता चला तो शिकायत की गई, तो लड़के की गिरफ्तारी हुई। उसकी पहचान हुई है, लखीपुरा का वो रहने वाला है, नौशाद उसका नाम है।
लेकिन ये जो सामूहिक दावतें होती हैं बड़े बड़े पैमाने पर, इसमें जो भोज भात होते हैं, उसमें ये हाइजीन को लेकर के ये कंसर्न्स ये कोई नए तो है नहीं। क्या आपने आपके नजर में कभी आए हैं पहले कि जैसे हमारे यहाँ जब गांव में आटा लगाया जाता था शादियों के लिए, तो गांव के ही लोग मर्द बुलाए जाते थे जो आटा लगाते थे, और अगर वो शादी एक उच्च जाति के पारिवारिक में हो रही है तो वो कपड़ा निकाल करके करते थे, और अगर गर्मी में हो रही हो तो जब आपने कपड़ा नहीं पहना है और आप धूप में बैठे हैं, ऐसे तख्ते लगे हुए हैं और आप आटा लगा रहे हैं, तो लोग कहते थे अब इसमें नमक मिलाने की जरूरत नहीं है, पसीना बहुत होता था। तो ऐसी आपने कुछ अपने आसपास मिसालें, घटनाएं देखी? ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं और कई तो लतीफों के हिस्से हैं। जैसे मैं जिस मोहल्ले से आता हूं उसके चौराहे पे पंडित जी की पान की दुकान है, और पान की दुकान पे एक कलसा होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसमें पान के पत्ते भीगे हुए होते हैं, और वो दिन में जो दैनिक अनिवार्यताएं हैं जीवन की, उसके लिए उठ के 4 कदम पार करके रोड के उस पार एक गुमटी थी घड़ी वाले की, जो खासा शराबी था, मुसलमान था, और वो दुकान अक्सर बंद रहती थी, तो उसके पीछे खड़े होकर के वो अपनी छोटी छोटी शंकाओं का निवारण कर लेते थे, और उन शंकाओं से निवृत्त होकर के जब वो वापस आते थे तो उसी पान की कलसे में वो अपना हाथ ऐसे बोरते थे और उस हाथ में आए पानी को दूसरे हाथ पे गिराते थे, और एक तरह से वो केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य, ये हो जाता था। फिर वो वापस आके आसनी पे बैठ जाते थे और पान लगाना उसी से पान उठा करके पान लगाना शुरू कर देते थे। तो ये एक बिंब है जो कि मेरा आंखों देखा है, और इसलिए उससे हुआ ये कि हम लोगों ने धीरे धीरे इसको एकदम आग की तरह फैला दिया और पंडित जी के यहाँ पान खाने वाले लोग कम हो गए, सिवाय इसके कि जो उनके बहुत ही अंगरखे जैसे लोग थे वो वहां पे फिर भी खाते रहे। चाट की दुकानों से हम लोगों ने आज चर्चा शुरू की थी। गोलगप्पे वालों के लिए कहा जाता है कि वो एक हाथ से उसी खिलाते हैं, पेशाब या साफ की हुई नाक है ना, कि वहीं जुकाम है तो वहीं पे फर से मारा और नाक अपनी साफ की, और फिर एक फुचका उठाया, क्योंकि जल्दी है, आदमी के धोने में माल कम नहीं होना चाहिए, रफ्तार तेज रहनी चाहिए। देखिए, गोलगप्पे का एक विन्यास है, अगर गोलगप्पा धीरे धीरे दिया जाएगा तो एक तो गल जाएगा, दूसरा क्या है कि आदमी कम खाएगा। अगर दनादन रखते रहिए तो आदमी 5 के पत्ते का कमिटमेंट करके 10 खा जाता है, और फिर मीटर जो है वो 20 रुपए से 40 रुपए हो जाता है। लेकिन अगर आप आस्ते आस्ते जनता के वास्ते देंगे तो फिर आपकी बिक्री कम होगी। तो एकदम खैंचम खैंच खिलाना है, इसके अभी एक हाथ में ही है और दूसरा दोने में रख देना है, वो तत्परता, वो बेकली चाहिए होती है। गांव देहात तीसरा क्या है कि देह का नमक जो है वो लगातार आटे में और सब्जियों में जाता ही रहता है, और उत्तर भारत में इन सारी चीजों को लेकर के कोई लोगों में हेट्रेड नहीं है, या कोई वो नहीं है कि नहीं इसको लेकर के कि ये क्या तरीका है ना। आप देखिए जलेबी बनाने वाले को, जो गर्मी के मौसम में जलेबी बना रहा होता है, कि जहां पे वो चाशनी में से जलेबियां छान रहा होता है, उसके मत्थे की पेशानियों से वहीं पे पसीना टपक रहा होता है। शादियों में आटा सान रहे लोगों की कांखों से पसीना गिर के कोहनियों तक आता है और फिर टपकता है परातों में, और वो पूरे हाथ से मोटी मुट्ठियां बना करके उस आटे को मसल रहे होते हैं। तो अजवाइन के साथ नमक की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता रहा है हमेशा से, मैंने इन दृश्यों को अपनी आंखों से देखा है। एक उदाहरण जो है, जो बहुत अच्छा तरीका था, वो गांधी का तरीका था। मैं कहता हूं कि गांधी से इसलिए कई मुद्दों पे, कई मौकों पे सीखने की आवश्यकता हम लोगों को रहती है। गांधी जी के आश्रम में भोजन बनाते समय सर को ढक के रखना और माथे पर एक सूती पट्टी बांधना अनिवार्य था, ताकि आपकी पेशानियों पे जब भी पसीना आए तो वो झुक करके बटली चलाते समय उसमें टपके नहीं। तो इस तरह का हाइजीन वो मेंटेन करने की कोशिश करते थे। अब रही बात ये नान लगाने वाले भाई साहब की, तो मेरा पक्का यकीन है कि जिस उम्र में उसको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई ईमानदारी से करनी थी, वो पूरा ध्यान क्रिकेट पे लगाए हुए था, और ये थूक लगा करके फेंकने की आदत उसकी गई नहीं। एक बात मैंने वो वीडियो गौर से देखा, एक तो ये स्पष्ट नहीं है कि वह थूक रहा था,
वह झुक रहा था इस मुद्रा में कि थूक रहा हो। दूसरी बात यह है कि जब वो तंदूरी वाली वो आटा बनाते हैं ना, साथ में थोड़ी सी वसा रहती है पिघली हुई, जिसको कि वो एक बार उसको भिगाने के लिए गोले को मैंने देखा बनाने के प्रोसेस में। मोयन उसको कहते हैं, मोयन लगा हाँ, तो हो सकता है उसके पास वो नहीं हो, तो वो जो भी द्रव्य अवेलेबल है उसके पास उसका उपयोग कर रहा था। पर हकीकत यह है कि आप ये बने, अरे दुआएं दीजिए ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी इम्यूनिटी को ऊपर रखा हुआ है। तभी तो कोरोना में आप ये गर्व से दुनिया भर में कह रहे हो कि हम देखो 1.5 अरब 1 अरब 35 करोड़ टाइप का देश है और हमारे यहाँ इतने 1 लाख 1.5 लाख लोग ही मरे हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। ये इम्यूनिटी आती कहाँ से है? वो गोलगप्पे वाले से आती है जो अभी बाबा ने सुनाई, वो इस लड़के से आती है, और जो ढाबे में जो प्याज जमीन पे काटते हैं और आपको थाली में दे देते हैं, और ढाबे पे जो चटनी रहती है जो कि हर तरह के लोग उसका रसास्वादन कर चुके होते हैं और वो घूम करके टेबलों पे आते 4 गिलास पानी के लाता है 4 उंगलियों में डुबोते हुए। यस, बस उसी से हमारी इम्यूनिटी बनी है। तो दुआएं दीजिए शादाब नाम था उसका, नौशाद। क्या बात है, दुआएं दीजिए नौशाद के। सबरी वाला भाव है, भगवान ने भी झूठा खाया था भैया, है ना। ऐसा है कि सार्वजनिक जगहों पे ऐसा होता है। दूसरी बात, एक बार अग्नि में कुछ चला गया ना, हाँ, तो वो पवित्र गया तो पवित्र है। हाँ सही है। मेरा एक जैसे मैं वो कह रहा था, गांव देहात में अक्सर कई सारे लोगों के लिए खाना बनता है, ऐसी स्थितियां आती हैं कि अरे आज 15 लोगों का 20 लोगों का बन रहा है, तो बर्तन नहीं उपलब्ध होते हैं। तो मेरे यहाँ मेरा भाई है, वो चोखा बनाता है आलू और बैंगन को भून करके। तो वो तो व्यवस्था कर ली, भून लिया, और उसके बाद वो बाल्टी में, चूंकि कोई बर्तन उपलब्ध नहीं है उस तरह का बड़ा, तो बाल्टी में चोखा बना रहा है। अब बाल्टी में बुलाने के लिए उतनी बड़ी वो कहाँ से लेके आए, तो अपना बाहें चढ़ाई ऊपर को, डाला उसमें हाथ और पूरा बढ़िया मिला दिया। आप खाइए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि एकदम नमक। एक जमाना था जब घर की बड़ी औरतें बहुरिया से कहती थी कि आटा नहीं सान पाती हो क्या, तो पूछती थी कि क्यों, तो कहती थी कि तुम्हारे हाथों पे उंगलियों पे बाल कैसे हैं, अगर तुम आटा सानती होती तो तुम्हारे हाथों पे, ये पंजे के पीछे वाले हिस्से पे और उंगलियों पे बाल नहीं होते। सब किसी के पेट में जा चुके होते। हाँ, सब किसी के पेट में जा चुके होते। तो ये जो है ना, ये बहुत ही और आप हलवाइयों के हाथ चिकने पाएंगे जो पूरी का आटा सानते हैं, जो पेड़े को पीटते हैं, उनका पेट तक चिकना होता है वैसे। हाँ, तो पेट तो रोए सब निकल जाते हैं, सब रोए निकल जाते हैं, रोम रोम हर्षण लगे, है ना। तो वो सब, और आप ये देखिए कि मैं फिर इसी पे आऊंगा कि आदमी हाइजीन की लड़ाई कहाँ लड़ रहा है और कहाँ लड़ना चाहिए। अंकल चिप्स के पैकेट में या और तमाम तरह के सॉफ्ट ड्रिंक हैं, और तमाम तरह की चॉकलेट हैं, और तमाम तरह के राशन खाने पीने की चीजें हैं, पैकेज्ड फूड जितना भी है, सब में इतने किस्म का प्रिजर्वेटिव है, इतने किस्म के उसमें केमिकल मिलाए गए हैं ताकि वो 6 महीना 3 महीना खराब नहीं हो। अरे भैया, जहर तो वो है, ये नौशाद के पसीने से कोई नहीं मरने वाला है किडनी फेल होकर के, लेकिन वो जो फलानी कंपनी का आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसको पी के जरूर किडनी फेल होनी है और कोलेस्ट्रॉल अप होना है। तो हमको कहाँ पे लगाना है और हम कहाँ पे लगाए दे रहे हैं। लड़ाई ठीक दिशा में ले चलिए। ठीक है, तो यहीं पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार दुआ सलाम के तौर तरीकों पर बात। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। वेलकम बैक टू तीन ताल। मैं हूं कुलदीप सरदार और पाणिनी बाबा और कमलेश ताऊ के साथ बतकही चल रही है। आगे बढ़े उससे पहले एक अपील हमारे लिसनर से ताऊ करेंगे। अपील मेरी ये है कि एक ये पॉडकास्ट आप सुनते हैं, ये हमें पता है कि आप सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं,
आप में से बहुत से लोग हमें लिखकर भी बताते हैं, पर जो नहीं लिखते वह radio@aajtak.com पर हमको ईमेल करें, जो अच्छा लगे वो बताएं और हमसे प्रश्न पूछें, हम उनके उल्टे सीधे जवाब तो आपको दे ही देंगे। बतकही हो जाएगी थोड़ी आपके साथ भी। ये एक तरीका है हमारे साथ इस 3 ताल में शामिल होने का। दूसरी बात यह है कि आप अगर गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या यूट्यूब पर भी सुनते हैं, ये आपके पास उन माध्यमों से पहुंचा है, तो एक बार स्टार रेटिंग में हम पे कृपा करेंगे, 5 स्टार दे दें। उससे एल्गोरिदम ठीक होती है हमारी और हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। जी, जियो सावन, स्पॉटिफाई पे भी हैं हम लोग। अरे और वाह। और इस हिस्से में दुआ सलाम की बात करेंगे। दुआ एक सलाम बात, वो जियो सावन पता है ना, वो जो टिकटॉक गई तो बहुत सारी कंपनियों ने टिकटॉक की नकल की, हाँ हाँ है ना। तो उसमें जियो सावन एक एक ऐप है चिनगारी, तो वो पता चला उसको कोई एक्वायर करेगा, तो किसी ने बोला कि जियो सावन को एक्वायर करना चाहिए क्योंकि चिनगारी कोई भड़के तो सावन मुझे उससे कौन बुझाए। ठीक बात है। तो दुआ सलाम पे और दुआ सलाम के तौर तरीकों पर बात इस हिस्से में इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मतलब ये सिर्फ इस बातचीत में घुसने का एक बहाना है कि कुछ दिनों पहले भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े इस बात पर नाराज हो गए कि एक लॉ स्टूडेंट ने उन्हें योर ऑनर कह दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमको अमेरिकन कोर्ट नहीं है, तो आज के बाद दोबारा योर ऑनर मत कहना। स्टूडेंट ने माफी मांगी और पूछा कि ठीक है, योर ऑनर नहीं कहा जा सकता, तो क्या माय लॉर्ड कह सकते हैं? तो इस पर सीजेआई ये बोले कि उन्हें अर्जी सुनने के सिवा, पिटीशंस पे बात करने के सिवा कुछ और सुनने में दिलचस्पी नहीं है। तो अलग अलग कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन है कचहरी को लेकर के। कुछ का ये कहना है कि क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि वो माय लॉर्ड नहीं कहा था, इसलिए माय लॉर्ड दुखी गुस्सा हो गए थे थोड़े, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को योर ऑनर नहीं कहते। अच्छा, आप लॉर्डशिप, उनको, माय वो लॉर्ड। लॉर्ड है, मजिस्ट्रेट थोड़े हैं कि आप उनको योर ऑनर कह के निपटा रहे हो। ओके, एक मिनट में देख लेता हूँ सर ने। अगर ऐसा होता तो वो ये तो नहीं कहते फिर बात के मुझे पिटीशन सुनने के सिवा किसी और चीज में रुचि नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा आगे सुनूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। बहुत सारे जज ऐसे भी होते हैं जो इस बात में बहुत ख्याल रखते हैं कि उनको सही तरह से एड्रेस किया जाए। हाँ, तो मतलब उसमें माय लॉर्ड को लेकर के भी ये चिंताएं हैं कि वो बहुत सारे जज ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार आप हमें सर, मिस्टर ये इत्यादि बोल लो, क्योंकि ये जमाना बदल गया है, योर ऑनर, माय लॉर्ड ये सब नहीं चलता। हम आपके लॉर्ड नहीं है, हम यहाँ पे जस्टिस हैं, जज हैं। हमारा काम है इंसाफ देना, वकीलों का काम है बहस करना, और मुवक्किल जो है लोग, तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। जी। लेकिन सैल्यूटेशंस की अपनी जगह है और लोग मानते हैं कि इन अदालतों का सम्मान बरकरार रखने के लिए जो पुरानी परंपरा है उसको जारी रखी जाए। उसी के चलते लोग अभी भी काला कोट पहन के भारत की गर्मी में, इसलिए वहां पे गर्मियों में छुट्टी होती है कोर्ट्स में, क्योंकि हम काला कोट पहन के भैया इतने दिन कैसे बैठे, पर यही जमाना है। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा था कि इस बहाने कचहरी के बाहर के भी संबोधनों पर, सैल्यूटेशन पे, दुआ सलाम के तरीकों पे अगर बात की जाए, जैसे हम समाज में किसी से मिलते हैं तो उसको कई बार चाचा कुछ लोग कहते हैं, कई बार कुछ लोग अंकल कहते हैं। कॉरपोरेट का एक अपना स्ट्रक्चर है जिसमें सर है, और नए नए तौर तरीके ये आ रहे हैं कि आप अपने बॉस को भी नाम लेकर के संबोधित करें। कुछ लोग जी लगाना पसंद करते हैं। राजनीतिक शिष्टाचार में किस तरह के संबोधन होते होंगे? चाह रहा था कि एक बार इसके इर्द गिर्द हम लोग बात करें। जैसे मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि प्रधानमंत्री से अगर सांसद या सांसद और मंत्रीगण बात करते होंगे तो क्या कहते होंगे उन्हें? सर कहते होंगे, साहब कहते होंगे, क्या कहते होंगे? हाँ, तो इसमें मुझे लगता है कि ये बात केवल एक कॉलोनियल प्रैक्टिस वाली नहीं है, और केवल संवाद में शुरुआती उद्बोधन संबोधन बदलने से कारक के सारे चिन्ह नहीं बदल जाएंगे ना। कर्ता ने कर्म को कर्म से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की नाने नी पापे पी अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो अरे। ये कॉलोनियल लड़ाई में कारक का चिन्ह सबसे आखिरी सोपान पे आ जाता है, जबकि शुरुआत से लेकर के छठे तक बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, और वो बदल नहीं रहा है। कचहरियों में छुट्टी का लॉजिक अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है लोगों को कि आपको फैसले लिखने के लिए छुट्टियां क्यों चाहिए इतनी लंबी। वो कहते हैं कि फैसले लिखने के लिए चाहिए, लेकिन फिर फैसला लिखने के लिए वो चले जाते हैं प्रवासी होकर के अन्य अन्य जगहों पे।
जो न्याय पाने का तरीका है वो भी उसी तरह का है कि उसमें इजी एक्सेस आज तक नहीं हो पाई है। अगर न्यायपालिका में न्यायाधीशों को या न्यायविदों को, विषयविदों को लगता है कि वाकई कुछ पुराने ढर्रों से निकलने की जरूरत है, तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेजेस में पिटीशन एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। एक भी व्यक्ति हिंदी में एक पिटीशन लिख करके सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं मुकदमा लेके जा सकता है? उसमें अंग्रेजी में ही मुकदमा क्यों सुना जाएगा, या किसी और भाषा में क्यों नहीं जा सकता है? एक आम आदमी तक सुप्रीम कोर्ट की पहुंच कितनी है, इसको आप भाषा से समझ लें। वो हो सकता है कि अपने 500 पेज के जजमेंट में 2 जगह पे किसी शायर को या किसी कवि को कोट कर दें, या किसी संस्कृत के सूत्र को कोट कर दें, लेकिन ये उनकी सदाश्रयता है, ये उनकी उदारता है कि वो ऐसा कर रहे हैं। भाषाओं पे कृपा। तो लैंग्वेज का हैंगओवर है, एक्सेस का हैंगओवर है। एक्सेसिबिलिटी इतनी कठिन है कि आप अपने कलेक्टर से तो मिल सकते हैं, लेकिन जिन मामलों में, जिन चीजों में सुओ मोटो कॉग्निजेंस, स्वतः संज्ञान लेने की जो परंपरा है न्यायाधिकरण की, वो छोटे शहरों में या जनपद स्तर पे नहीं होता है। वो हाई कोर्ट के स्तर पे भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। और जो अब आजकल सुप्रीम कोर्ट में बहुतायत होते हुए दिख रहा है 10 साल से, उसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया और उस तरह का ट्रेंडिंग होना है चीजों का। अभी भी वो स्थिति नहीं आई है कि एक कोई 20 साल से 18 साल से संघर्ष कर रहा व्यक्ति, 10 साल से संघर्ष कर रहा व्यक्ति, अपराधियों, भूमाफियाओं से ग्रस्त रहने वाला कोई व्यक्ति सीधे पत्र लिखे और सीधे उसकी सुनवाई वहां से शुरू हो जाए। ये व्यवस्था है, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रही है। उसके पीछे के तर्क हैं। न्यायपालिका कहती है कि समय ही नहीं है, जो फाइल हुए हैं प्रॉपरली उन्हीं को हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं से हम नहीं निपट पा रहे हैं। तो भाषा की, अब आपका तर्क जो भी हो, लेकिन जिसे न्याय नहीं मिला उसे न्याय नहीं मिला, वो तो पीला में ही रहा। तो न्यायाधिकरणों में कारक के जिन चिन्हों को पहले कर्ता, कर्म, है ना, संप्रदान, अपादान जहां पे बदलने की जरूरत है, उन पर भी विचार करें। केवल संबोधन से ऑनरेबल जस्टिस या जस्टिस फलाने ऐसे संबोधन करके अगर बहसें जिरहें शुरू हो जाएंगी, तब भी हम उससे किसी समाधान पे पहुंच नहीं पाएंगे। ये उदारता मत दीजिए। आप अगर लॉर्डशिप हैं तो लॉर्डशिप बने रहिए। ये इतनी कृपा आप वकीलों पे और जनता पे मत कीजिए कि अब वो आपको लॉर्डशिप या योर हाइनेस या इस तरह की कोई योर ऑनर जैसा कोई संबोधन ना दे ना। ये उदारता नहीं चाहिए। लोगों को उदारताएं बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चाहिए। संबोधन से काम चला करके ये बात नहीं बनेगी। और हमारे यहाँ जो संबोधन के जो नियम है जिसपे की बात होनी थी, वो मैं छेड़ देता हूँ कि संबोधन में क्या होता है कि हम ना यहाँ पे इंडिविजुअल को महत्व नहीं देते। हम अपने देश में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, एक ग्रुप महत्वपूर्ण होता है ना। परिवार महत्वपूर्ण होता है, परिवार बड़ा है, व्यक्ति तो छोटा है, देश उससे भी बड़ा है। इस तरह का चलता है। पार्टी सबसे पहले हम, हाँ, तो हम इंडिविजुअल्स के राइट्स का भी, दल से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश। हाँ, जैसे कि आपको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन किसी ग्रुप को अगर बुरा लग गया तो फिर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस ग्रुप के राइट्स के नीचे आ जाता है। इंडिविजुअल तो बाहर में क्या होता है, आप किसी को बोलो सर तो बोलता है माय नेम इज पॉल, कॉल मी पॉल। जैसे राहुल गांधी भी बोलते हैं आजकल, कॉल मी राहुल, है ना। पर होता नहीं है। मैं जैसे बचपन से ही सर जो है ये संबोधन उपयोग में लाता हूं। ज्यादातर लोगों को मैं सर बुलाता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ नाम लेने की परंपरा नहीं है। नाम से व्यक्ति स्थापित हो जाता है ना, कि आप उस व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। नहीं, हम पदों को महत्व देते हैं। जज साहब आए क्या, है ना। ट्रेन के टीसी को भी टीसी साहब आए, उसका नाम जानते भी नहीं है, हालांकि उसने इसीलिए वो नाम लिख के रखता है यहाँ पे, है ना। एसटी हसन पर नहीं, वो साहेब हैं कुछ। तो हमारे यहाँ बड़ा बाबू, क्लर्क थोड़ा सा उच्चारण में ना क्लर्क साहब कहते में बहुत सिलेबल आ जाते हैं, और उसमें संयुक्त भी है एक, तो वो बड़ा बाबू हो गए, बड़े बाबू, छोटे बाबू, डीएम साहब। हमारे यहाँ चाचा है, ताऊ हैं, हमने सबके अलग अलग नाम रखे हैं। सबके मामा, मतलब अंकल के जो है विभिन्न रूप हैं। बाहर में क्या है, अंकल भी नहीं बोलते बाय द वे, वहां पे भी अंकल वो नाम से पुकारते हैं, क्योंकि नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है।
उनके लिए वहां पे इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी। हाँ, जब तक रिलेशन ना पूछे तब तक नहीं बताते हैं, जब रिलेशन पूछते हैं तो बताते हैं कि अंकल है। हाँ। बचपन में मैंने जो एक पहली अपनी अंग्रेजी फिल्म कभी देखी और उसमें ये देखा कि एक बच्चा, मतलब वो ऑफ कोर्स वेस्ट का कल्चर है, एक बच्चा अपने दोस्त के घर गया है, तो अपनी दोस्त की मम्मी को वो मिसेस हडसन बुला रहा है। तो हमारे लिए तो वो कल्चरल शॉक है, हम तो बुला ही नहीं सकते कि अरे मिसेस तिवारी कैसी हैं। तो हमारे लिए तो वो आंटी है या हो सकती हैं। तो ये तो हम किसी लेकिन मुझे लगता है कि किसी को औकात नहीं आने देते, अपनी इंडिविजुअल की कोई ताकत हम नहीं रहने देते। और नाम जैसे पाणिनि जी मुझे सर पुकारते हैं, मैं इनको सर पुकारता हूँ, है ना। दोनों में ये बना हुआ है। मैं ज्यादातर जो कलीग्स हैं मेरे, उनको मैं सर बोलता हूँ, क्योंकि वो आसान लगता है। नाम लेना हमारे यहाँ थोड़ा वो, नाम कैसे ले सकते हैं यार, नाम तो बहुत बुरा लगता है लेना। पहले पान मसाला आता था सर नाम से, हम दोनों लोग सर खाते थे और अब हम लोग सर खाते हैं। तो वो है कि आप जो है अब कब तक पूरा जो क्या बोलते हैं हिंदी में इसके ऊपर अस्सलाम वालेकुम ना सर, सलाम हो गया हमारे यहाँ सलाम। और वो जो पूरा है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैहि बरकतु, वो पूरा नहीं आता। वो छोटा हुआ अस्सलाम वालेकुम, उससे छोटा हुआ सलाम। अब सलाम साहब, सलाम, ठीक है। तो वो भी आधा हो गया। लेकिन आप चाहे जिस भी नाम से पुकारे, हमारे देश की संस्कृति में संबोधन नाम से नहीं होता है। यहां तक हो जाता है कि एक हमारे मास्टर थे, वो तो कहते थे लाल शर्ट, ओए कुर्ता, अरे काला चश्मा, है ना। तो तुम्हें वस्तु बना देंगे, लेकिन तुम्हें व्यक्ति होने का एहसास नहीं दिलाएंगे। हमारी टीम में एक कहा टूट गया, हमने उसका नाम टुंडे रख दिया, अभी तक उसको हम लोग टुंडे बुलाते हैं। वो जॉन एलिया याद आता। जॉन एलिया ने नहीं कहा है कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। मुझे लगता है कि भारतीय भाषा और बोली के पूरे संसार में आपको एक टर्म मैं अक्सर यूज करता हूं, आज फिर गिरा देता हूं, भाषा की सामाजिक सत्ता वाला। और उसमें एडॉप्टेबिलिटी जो है, अनुकूलित होना, ये भाषा के लिए एक भाषा का एक कमाल का गुण है। और अपने यहाँ इसको बहुत ईमानदारी से बरता गया है। तो कई बार संबोधन जो है वो दरअसल स्टेटस से स्टेटस के बीच की पोजीशनिंग को डिफाइन कर रहा है। ऑपरेशन यही है हमारे समाज में, हम स्टेटस हैं। हाँ, तो आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं गदौलिया चौराहे पे, तो आपसे कहते तब का मतलब है कि क्या हाल चाल है, कहाँ थे, है ना। या पहले ये जय हुआ हो नहीं, सीधे कहाँ रहला, है ना। तो कहाँ रहला मतलब कहाँ थे। तो वो फिर वहां उस कहाँ रहला में हेलो नमस्ते कैसे हो, सब ठीक ठाक तो है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। उसके आगे का वो वाक्य कह रहा है कहाँ रहला, तो उसको केवल कहाँ रहला नहीं बताना है, उसको पूरी व्याख्या देनी है इन सारी चीजों की। अरे क्या बताए, दादी बीमार है, लाइक अस्पताल गए रही, अब चलावत है, मोटरसाइकिलियो पंचर हो गए, वह भगीरथ के सामने लगा दे ले, चलवा बनवा ली जाए, ना ही मरते हमके जाए के बेचू। ये संवाद है ना। तो कहाँ रहला जो है ना, उसमें सब चीजें निहित है ना। पंडित जी पाए लगी, है ना, और सामने ठाकुर साहब चचा प्रणाम। पंडित जी मास्टर साहब, हम लोग मिडिल स्कूल में जब पढ़ते थे तो पंडित जी पान लगी का मतलब, पंडित जी पान लगी का मतलब कि ये यहाँ पे हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद के उत्तरापेक्षी हैं। लेकिन ठाकुर साहब सामने से आ रहे हैं, उनको कहा चचा प्रणाम, तो ये एकदम इसमें एक सावधान का भाव है कि चाचा एकदम मैं डिसिप्लिन बच्चा हूं, देखिए प्रणाम कर रहा हूं, धड़ाम से एकदम सावधान जैसा प्रणाम होता है ना। जय हो जो है वो बहुत कलेक्टिव कॉन्शियस है। 4 लोग खड़े हैं, 15 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, जय हो, है ना भाई, सबको सलाम पहुंचे, है ना। ये कहाँ होता है, ये बड़ों के बीच थोड़ी होता है। एक आदमी आ गया है जो जिसके सामने या तो उसके बराबर के लोग हैं और उससे छोटे लोग हैं, तो अब उसके लिए ये संभव नहीं कि वो सबसे एक एक करके जाके सलाम करे, सबको सलाम पहुंचे मेरा, है ना। तो ये थोड़ा राजावत है।
अरे वालेकुम राजा कह सलाम, देते, हाँ, हाँ, बिना सलाम के वालेकुम सलाम हो जाता है। हाँ, अगियार को सलाम किए जा रहे हैं, वो वालेकुम अस्सलाम किए जा रहा हूं मैं। तो ये जो संबोधन की परंपरा है ये इसी तरह की है, और ये संबोधन उतना ही हमारे यहाँ उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, जितना हमारा समाज है। क्योंकि संबोधन की क्लास है, संबोधन का जेंडर है, और संबोधन की कास्ट है। और यहाँ इसमें कि रिलीजन को भी बहुत ईमानदारी से वो डिस्क्रिमिनेट करता है। हमारी जो व्यवस्था है ना, और उसमें कोई हाँ, गलत या कमी नहीं है, कोई गलत नहीं है। और मैंने जो है। कहा ना कि भाषा की सामाजिक सत्ता, आपके पावर इक्वेशंस को, तो ये कोई धर्मनिरपेक्षता का भाव नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, इस फोरम पे आज कह देता हूं, एक पंडित और एक मौलवी जब एक दूसरे को मिलते थे, अभी भी कहीं कहीं पे ऐसा ही होता है, जिन्होंने अल्लाह हाफिज और जय श्री राम नहीं सीख लिया है, वो लोग अभी भी ये करते हैं कि वो पंडित जी उस मुसलमान से कहते हैं, अरे सलाम मौलाना साहब सलाम, तो कहते हैं अरे जयराम जी की कैसे है पंडित जी आप। ये जो है ना, ये कोई सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ भाव नहीं है। ये एक दूसरे को अपीज करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके, एक दूसरे को तवज्जो देने की जो तरबियत है, ये उसके तहत होता है। हाँ, कि हम लेनी है तुमसे रिस्पेक्ट, हाँ, लेकिन तुम नहीं दोगे इसलिए हम पहले दे देते हैं। हाँ, तो हम तुमसे, अब आप अगर मौलाना साहब से, आप पंडित जी हैं, आप कहेंगे जय श्री राम, तो वो भी कहेंगे कि हाँ सलाम सलाम सलाम, है ना, अल्लाह अकबर, वो भी ये कह सकते हैं। इस तरीके से जो एक सोशल इक्वेशन आप चाह रहे हैं, आप संवाद क्यों करते हैं, आप संबोधन क्यों देते हैं, ताकि वहां पे एक सिंक बने, एक डायलॉग बने। अगर आपका संबोधन ही आपकी डायलॉग की गुंजाइश को खत्म कर दे, तो ऐसे संबोधन क्यों करना है? तो ये जो एक सवाल है मेरा यहाँ पे कि हाँ, ये जो सोशल आइडेंटिटी वाले जो संबोधन है, जैसे कि मैं बचपन में देखता था, मुझे थोड़ा डर भी लगता था कि ये कोई बुरा ना मान जाए, एक दाढ़ी टोपी लगाए हुए एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा है ऐसे पैदल, और पीछे से एक रिक्शे वाला आया जिसमें मैं बैठा हूँ, तो रिक्शे वाले ने कहा अरे मुल्ला जी साइड हो जाइए। मुल्ला जी बिना कुछ कहे आराम से मुस्कुराते हुए साइड हो गए। पर मुझे लगता था कि कहीं ये आपत्तिजनक तो नहीं है। तो अगर ये जो सोशल आइडेंटिटी से जुड़े हुए जो जैसे पंडित, हाँ, क्योंकि मुल्ला जी को, आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप रिक्शे बैठे हैं और आपने पैंट शर्ट पहन रखी है, और ना तो आपके चुटैया है, ना आपके जनेऊ है, ना आपने त्रिपुंड ढाप रखा है, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है क्योंकि आप आधुनिक भारत के युवा हैं। लेकिन मुल्ला जी दरअसल मुल्ला के गेटअप में, और उनको मुल्ला होने में या मुल्ला कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो कभी कभी हमको जिसके बारे में हम चिंतित हो रहे होते हैं, जो मैं वामपंथी साथियों से कहता हूं कि जिसके बारे में सोच रहा है उससे भी पूछो। है ना? तो उसी तरह से पंडित जी को अगर आप कहेंगे पंडित जी, कोई पंडित जी जो आपके यहाँ पूजा कराने आए हैं, विवाह कराने आए हैं, उनको आप शर्मा जी कहिए, तिवारी जी कहिए, वो कहेंगे बड़ा बदतमीज लड़का है। उनको आप पंडित जी कहिए, क्योंकि वो उस रोल में है। जो मियाँ होता है शब्द मियाँ, उसको अभी पेजोरेटिव बना दिया गया है, अपमानजनक भी कुछ लोग उसका यूज करते हैं, है ना। मियाँ शब्द सम्मान का, मियाँ नवाज शरीफ, उनका नाम नहीं है मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ उनको सम्मान देने का टाइटल है। मियाँ जो है वो दरमियान से आता है, कि आप जो है इतने बड़े हैं, है ना, कि आप बीच में हैं हमारे और ऊपर वाले के दरमियान। वो मुनव्वर राना का है एक शेर कि आपने खुलकर मोहब्बत नहीं की हमसे, आप भाई नहीं कहते मियाँ कहते हैं, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, तो ऐसा है। दूसरी बात, हम वाहिद मुल्क हैं दुनिया के कि रेखा जो है, रेखा की ननद है, और उसको वो उसके नाम से नहीं पुकारती, है ना, वो ननदो कहती है। तो उन संबंधों में भी हर सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग संबोधन है, और सबके अलग अलग रिस्पेक्ट, जो बराबरी स्ट्रक्चर जो है ना, कि ननद भौजाई, और मतलब वो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, का कलर भी अलग है। हाँ, उसका एक लेवल है, उसमें उसकी जो लिमिटेशंस अलग है, उसमें चुटकुले किस तरह के कहे जा सकते हैं वो अलग है। नीचे कौन सा जाएगा, बराबर में कौन सा जाएगा, त्रिकोण पे कौन सा जाएगा, और सीधा ऊपर कौन सा जाएगा, सारी कहानियां। ये जो वैरायटी है ना सोशल फैब्रिक की हमारे यहाँ, ये जितना कॉम्प्लेक्स है, संबोधन उतना ही कॉम्प्लेक्स है, और उसको उतना ही कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। उसकी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां भी, लेकिन उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, मुझे उसी में आनंद आता है। मैं नहीं चाहता हूं कि समाज का संबोधन कोर्ट रूम जैसा हो जाए।
ये कतई नहीं होना चाहिए। उसकी एक बाइबल नहीं होनी चाहिए, उसका एक गुरु ग्रंथ साहब नहीं होना चाहिए, उसकी गीता नहीं होनी चाहिए, है ना। बाय द वे गीता में भी लिखा है अर्जुन उवाच श्रीहरि उवाच, है ना। तो वहां पे भी नाम लेके भी संबोधन है, और फिर श्रीहरि का नाम श्रीहरि से ही है। उनको कृष्ण नहीं कहा जा रहा, कृष्ण उवाच नहीं कहा जा रहा, वहां पे वो श्रीहरि है। तो ये देखिए यहाँ पे भी स्टेटस है। और संजय उवाच, जहां पे संजय आते हैं वहां पे संजय उवाच है, क्योंकि संजय एक लाइव टेलीकास्ट कर रहे पहले बार रिपोर्टर है, हिंदुस्तान की चेतना के खंड काव्य और महाकाव्य आधारित उस चेतना में वो पहले बरखा आप कह सकते हैं उनको। पहला बार का लाइव आंखों देखा सीधा हाल बता रहे थे वो धृतराष्ट्र को। ये एजम्पशन प्रिजम्पशंस और हिस्टोरिकली प्रूवन हर तरह के तर्क हैं इसके पीछे। लेकिन एक चीज सर को लेकर के है मेरा सवाल, कि जैसे हम कई बार सोचते हैं कि कोई शब्द या कोई टर्म अपन जब उसका इजाद किया गया उस दौर में वो तमाम पूर्वाग्रहों से हो सकता है निकला हो, लेकिन बाद में वो एक अपना अलग अर्थ ले लेता है एक कई सेंचुरीज के बाद। ऐसा ही हो क्या सर शब्द के साथ हुआ? भाई वो एक कॉलोनियल रूल से और उस कोनोटेशन के साथ आता हुआ शब्द है, लेकिन अभी सर एक्सेप्टेड है। सर का इस्तेमाल जो लोग हायरार्की में यकीन नहीं भी करते हैं, जो कहते हैं कि एकता, समानता और बंधुत्व होना चाहिए, वो भी सर का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते, क्योंकि सर आपने अडॉप्ट कर लिया है। और सर अपने वास्तविक अर्थों में सर नहीं रहा है, लेकिन समाज की बृहद चेतना में सर जो है सम्मान के लिए एक अच्छा शब्द हो गया है। अपने से श्रेष्ठ, अपने से अधिक ज्ञानी, अपने से ज्यादा ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए सर कहना हमने शुरू किया। सर वैसे ब्रिटेन से आया और सर की बाकायदा मतलब किसी को सर की उपाधि दी जाती थी। तो जिसको अति सम्मान देना है उसको हमने सर कहा। लेकिन यहाँ पे अब वो जनरलाइज हो चुका है। और आप जिस तरह की आजादी के बाद जिस तरह की व्यवस्था में आप गए भी ना, जहां पे आर्मी के बूट और सूट से लेकर के और भाषा और कचहरी तक कुछ भी बदला नहीं, सब कुछ वैसा ही रहा, उसमें सर का एप्रोप्रिएशन अवश्यम भावी था, होना ही था। महोदय नहीं आ पाया ना, जबकि आपके यहाँ महोदय है सर के लिए। मैं जब ताऊ से मिलूं तो मुझे महोदय कहना चाहिए, ईमानदारी ये कहती है। पोस्ट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि नहीं, हमको कमलेश कहना चाहिए, इन्हें पावनी कहना चाहिए। और जो हमारी कॉलोनियल अपब्रिंगिंग है वो कहती है कि सर सबसे बेहतरीन है, बहुत छोटा सा है और काम चल जाता है। छोटा है, काम पे चलिए। बहुत छोटा है, बहुत आसान तो बहुत कंफर्टेबल है। इसलिए जैसे आरएसएस ने जी को अप्रोप्रिएट किया, सारे लोग जी हैं, भागवत जी है ना, और सुरेश जी। सुरेश जी स्वयंसेवक है और भागवत जी जो है वो सर संघ चालक है। वहां पे भी देखिए सर है वैसे, तो सर के साथ रहना ठीक ही है। वहां पहले लगता है बाद में। इसलिए सर के साथ रहने में बुराई नहीं है। सर जी, हम सभी सरपरस्त हैं। हाँ, मुझे मतलब वो एक बार मैंने जिक्र किया था, तो अब की बार मेरे प्रोड्यूसर बोले कि ये कहानी आप सुना दीजिएगा। शुभम तिवारी इसके लिए रिसर्च करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो बोले कि आपने एक बार जिक्र किया था कि सरदार की कहानी सुनाएंगे, तो उसकी बस 2 लाइन की कहानी है। कहानी ये थी कि जब लल्लन टॉप शुरू हो रहा था और मैं उसकी शुरुआती लॉन्चिंग टीम का मेंबर था, तो जो बाकी टीम आई थी उसमें से ज्यादातर लोग जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन वे सभी लोग उम्र में लगभग मेरे आसपास के ही थे, 1-2 साल छोटे, 1-2 साल बड़े। तो और मेरा 4-5-6 साल का एक पत्रकारिता में काम करने का अनुभव था। तो वो सर, एक आध बार किसी ने कहा तो मैंने टोक दिया कि सर मत कहो, नाम ले लिया करो, पर नाम लेने में वो शायद सहज नहीं हो पाए, तो उन्होंने सोच विचार करके ये बीच का रास्ता निकाला और मुझे सरदार कहना चुना। तो वहां से ये नाम मेरे साथ आ गया और फिर इसको कहा कि तुम जब रिपोर्टिंग पे निकलो तो इसी को उपनाम बना लो, ये अच्छा नाम है। तो तब से ये नाम मेरे साथ रह गया। सर ये वो सरदार जो जान वाला जानदार, तो सर वाला सरदार। हाँ, अर्थ तो एक ही है उसका भी। हाँ। ठीक है, तो आखिरी चीज जिस पर अब बात करेंगे, और समय कम है इसलिए जल्दी ही करेंगे। राहुल गांधी की यात्राएं बड़ी सुर्खियां आजकल बटोर रही हैं। तो राहुल गांधी केरल पहुंचे, वहां उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें वो समंदर में मछुआरों के साथ हैं। तो बहुत लोग कह रहे हैं हाँ, बहुत तेज तैरे हैं भाई। मुझे कहना पड़ेगा कि ये एक चीज है जो कि उन्होंने एक चुनौती दे दी है, और उन्होंने पुतिन जैसा कुछ करके दिखा दिया है जो हमारे यहाँ बाकी नेता नहीं कर पाएंगे।
और जीन्स में तैरना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। हाँ, बहुत ही अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो जिस आग की तरह तैर के गए, मुझे लगता है कि उनको राजनीति के अलावा और बहुत सारी चीजों में अपार संभावना है। हाँ, बिग फिश इन अ स्मॉल पाउंड। ठीक है, तो नहीं, लेकिन वो संभावनाएं वहां तलाश रहे हैं जहां संभावनाएं उनका साथ नहीं देती, और बाकी जगहों पे तो खैर। हाँ। हाँ, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो मैं ऐसे मुहावरे बोलता रहूंगा जो मतलब पता नहीं हाँ। राहुल गांधी की राजनीति पर, लेकिन फिशिंग द फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। हालांकि जाल भी फेंके उन्होंने, लाल वाले जाल, हाँ है ना। हाँ, ठीक है। और पर यही संकट है। आप देखिए कि जिस राज्य में वो लाल जाल काटने गए, वहां पे वो लाल जाल फेंक रहे हैं। दृश्यांतर ही हो गया है पूरा। पर ये और वो है कि वेस्टर्न घाट का पानी पिया है, तो और वहां पे जो वायनाड उनका क्षेत्र है, वहां पे गए हैं, और अमेठी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने नॉर्थ इंडिया के बारे में थोड़ा सा बोल दिया कि वो लोग गंभीरता से राजनीति नहीं करते और मुद्दों की गहराई तक नहीं जाते। आप लोग बहुत जाते हो, क्योंकि इनको मलयालम में जब वो सुनते होंगे ना, तो इनको लगता हो यार बहुत गहराई है। तो वो होता है, आपको नई भाषा में लगता है कि यहाँ के लोग बड़े मुद्दों को समझते हैं, राजनीतिक समझ उनकी ऊपर है। और मैं किसी भी दिन चैलेंज करूंगा, लिटरेसी 100% रहने दो। उत्तर प्रदेश की लिटरेसी 100% नहीं होगी, अंग्रेजी उत्तर प्रदेश को केरला जैसी नहीं आती होगी, मतलब राजनीतिक समझ के मामले में भाई साहब यूपी बिहार को कोई मैच नहीं कर सकता, इतने छेद कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ जो समस्या है बुनियादी, वो ये है कि राजनीति में वाक्य विन्यास और बोलना, भाषण, दोनों में ही उनका हाथ तंग है, वरना वो बढ़िया चलते हैं। अगर वो ये दो करेक्शंस कर लें तो उनमें बाकी सारे गुण हैं। उनके पास खड़ाऊ है, लिगेसी है, एक पुरानी पार्टी है, अनुभव है, अपना लश्कर है, बहुत सारी चीजें हैं। उनके पास केवल और केवल दो चीजें नहीं है। एक तो भाषा नहीं है, वो वाक्य बना नहीं पाते हैं हिंदी में, और दूसरा कि राजनीति में भाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इल्यूजनिस्ट नहीं हैं तो आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। आपको अपने चुंबकत्व में, अपने प्रभाव में लोगों को लेना ही होता है, और वाक वैशिष्ट्य जो है ना, इसमें बहुत अनिवार्य है। तो वो उनके साथ भयंकर संकट है। उन्होंने ज्यादा खराब बात नहीं कही, और मेरी छोटी बेटी पढ़ने में बहुत तेज है, ये कतई मतलब नहीं है कि बड़ी बेटी एकदम बेवकूफ है। तो ऐसा उसको डायरेक्ट लिंक करना भी बहुत उचित नहीं लगता मुझे लगता है कि उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि उत्तर भारत में मैं उत्तर भारत में कर रहा हूं, पर यहाँ के लोगों की समझ जो है वो और भारत के लोग मुद्दों की गहराइयों तक नहीं जाते। हाँ, ये बोला कि लेकिन प्रधानमंत्री भी हर राज्य के वासी होने की इच्छा जता चुके हैं। इससे बाकी राज्यों को दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, वहां की प्रशंसा करनी चाहिए उनको। गलती है कि तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाषण में उनको केरल की प्रशंसा, क्योंकि लोग यहाँ पे कितने राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। उत्तर भारत की बात नहीं लानी चाहिए थी, ये उनके वाक्य में गलती होगी। वरना वो वही कर रहे हैं जो पीएम भी करते आए हैं, सभी करते हैं कि मैं तो हमेशा से हरियाणा रहना चाहता था, मैं हिमाचल में घर बनाना चाहता था। अरे मैंने मध्य प्रदेश को अच्छा बोला हुआ है। अरे बताइए इसी चक्कर में तो वो संकट है। दूसरा क्या है कि हम लोगों को इसको तली पे ले नहीं लेना चाहिए। उत्तर भारतीयों को तली पे इसलिए नहीं लेना चाहिए, उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि भले ही कितनी भी अपनी तारीफ कर लें कि हम उत्तर भारतीय ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी चेतना समझ सूझ ऐसी है, लेकिन अगर आप ह्यूमन इंडेक्स को देखें, आप देखें कि एक व्यक्ति के लिए चीजें कहां पे, किस क्षेत्र में भारत के कैसी बनी है, विकसित हुई हैं, तो आप पाएंगे कि दक्षिण भारतीय राज्यों की स्थिति ज्यादा बेहतर है उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में। वो लिटरेसी हो, हेल्थ केयर हो, बाकी चीजें हो, तो उसमें वो वहां पे थोड़े से मजबूत दिखते हैं। और ये सारी चीजें होती तभी हैं जब इसको लेके वाकई राजनीतिक रूप से लोग जागरूक होते हैं और वो चीजें मुद्दा बन पाती हैं, महत्वपूर्ण हो पाती हैं। आप यूपी में आज भी स्वास्थ्य के ऊपर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, स्कोप ही नहीं है। 20 बच्चे नहीं, लेकिन साउथ में आपने इस स्तर तक ले गए आपकी, वहां पे मंदिर की लड़ाई नहीं हो रही थी, वहां पे अस्पतालों की लड़ाई हो रही थी, अस्पताल बना रहे थे लोग। 20 बच्चे अगस्त के महीने में मर गए, इसके ऊपर लड़ाई नहीं हो रही थी। वहां पे इस पे लड़ाई हो रही थी कि नहीं, ये लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप सफिशिएंट स्कूल यहाँ पे नहीं दे रहे हैं।
रेमिटेंसेस इसलिए बढ़े क्योंकि लोग बाहर गए, और लोग बाहर इसलिए गए क्योंकि लोगों को पढ़ने का और ट्रेन होने का अवसर मिला। केरल के लोग जहाजों में अनपढ़ बच्चे बैठ करके विदेशों में जाके पढ़ करके और फिर डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं बने, फिर वो नर्सिंग में नहीं आए। तो ये एक चीज है जिसमें कि वो, अब उसके पीछे कई कारण होते हैं। लोग कहते हैं यूपी बहुत बड़ा राज्य है, केरल बहुत छोटा राज्य है ना, यहाँ का संख्या इतना है, वहां का संख्या इतना है, उनके ये दुश्वारियां नहीं, हमारी ये दुश्वारियां हैं। तो ये एक बड़ी बहस का विषय है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन उनको बिल्कुल केरल के विकास की, केरल के लोगों की, केरल की साक्षरता की, जलवायु की, भोजन की, सबकी प्रशंसा करनी चाहिए। और ताऊ ने तो बहुत बढ़िया ट्वीट किया था कि अब नहले पर दहला हुआ है। अमेठी वाले कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं जानते, वो कह रहा है हम भी तुमको नहीं जानते। बहुत बढ़िया ट्वीट ताऊ ने मारा था, तो कहा कि बस ये जो है ये एकदम नब्ज पकड़ दिए कि बदला ले लिया है ना, सबका बदला लेगा फैजल। सारे वोटों पे एक चोट, किनारे लग गए ना, सारे वोट एक चोट। राहुल गांधी ने अमेठी से हिसाब बराबर कर दिया। नहीं, मुझे केरला में भी बहुत खूबियां दिखती हैं, मतलब उनका खाना जैसा भी हो, और उन लोग रहते नहीं वहां पे, पूरी दुनिया को बताते हैं कि गॉड्स ओन कंट्री। और मैं तो वहां जाता हूं तो मुझे वहां का खाना अच्छा लगता है, वहां का वेदर अच्छा लगता है, वहां के घर अच्छे लगते हैं, वहां के लोग अच्छे लगते हैं। और केरल के लोग केरल में नहीं रहते, उनको हिजरत में जो है ना एक गजब सा आनंद है। वो जैसे बाबा नानक ने किसी को अपैरेंटली बदुआ दी थी, बिखर जाओ, वैसे ही केरल के लोग आपको देश भर में मिलेंगे। और बाय द वे दूसरे राज्यों के लोग केरला में जाके बसते नहीं है, वहां पे जाते हैं, काम करते हैं वहां पर। अगर ऐसा ही है गॉड्स ओन कंट्री लिकर, तो फिर क्यों नहीं, जबकि सब कुछ उन्मुक्त समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, 100% लिटरेसी की बात करते हैं, और जहां पे भी नारियल के इतने पेड़ हों वो जगह खराब नहीं हो सकती। नहीं सही में, और बैक वाटर्स है, मछली 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 मछली, मतलब बाबा के लिए तो स्वर्ग। हाँ, और वो अकेला राज्य जहां बीफ फ्राई भी आता है, तो देश में ज्यादातर जगहों पर। मैं केरल जाऊंगा तो मेरा नाम बदल करके मत्स्योदरी मिश्र हो जाएगा। मेरे उधर में इतनी मछलियां घुस जाएंगी। मुझे जाना है अगले महीने, मार्च फिर मैं नंबूदरी से वैसे ही जाऊंगा मैं वहां पे मत्स्योदरी होके। केरल थोड़ा संभल कर जाइएगा, केसेस बहुत है वहाँ। जाना तो हमें भी है, कोरोना के ना। हाँ, कोरोना के बहुत जबरदस्त है वहाँ भी। अच्छा, ये मैं कह रहा था, एक बार को ये किनारे रखें, राजनीतिक समझ के स्तर पे नहीं कह रहे हैं बात, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ में एक पॉलिटिकल कल्चर में थोड़े डिफरेंसेस तो दिखते हैं। जैसे कि मतलब एक तो साउथ में थोड़ा रीजनल पार्टी। आज मेरा सुझाव यह है कि आज इसको मत छेड़ो, क्योंकि इसके ऊपर एक दिन हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हाँ, पर मैं इसको इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात में मैं कह देना चाहूंगा कि ऐसा है कि हम ना उत्तर भारत या दक्षिण भारत, राजनीतिक संस्कृति अलग है, संस्कृति ही अलग है, भाषा अलग है, तो हर तरह की संस्कृति अलग है, राजनीतिक संस्कृति भी अलग है। कोई कमजोर है, कोई कहीं का अच्छा है, कहीं का बुरा है, ऐसा नहीं है, अलग है, डिफरेंट है। तो उत्तर भारत को अक्सर ये कहा जाता है यार वो गंदे हैं, वो पढ़ने लिखने वाले नहीं है, मेहनती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। असल में बात यह है कि अलग है लोग। केरला में भी हिंसा बहुत होती है, बहुत होती है। केरला में आदमी प्यार से, राजनीतिक हिंसा वहां हद तक होती है, छुट्टई, लफंगई, छिछोरपन, बलात्कार, ये सारी चीजें जो हमारे महिलाओं का होती है, ये पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में होती है, केवल केरल साउथ की बात नहीं। तो इसमें कोई सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है, एक मैं सुझाव दे देता हूं इसमें, जिसके ऊपर आगे की हम लोग चर्चा कभी करेंगे इस पे। वो इतना भर है कि अगर आप केवल सितार सुने और अगर आप सितार का सरोद के साथ फ्यूजन सुने, जुगलबंदी जिसे आप कहते हैं, तो इन दोनों के बीच जो फर्क है वही सामाजिक रचना और सांस्कृतिक सामाजिक चेतना का फर्क है दक्षिण और उत्तर में। उत्तर एक फ्यूजन से बनी हुई संस्कृति है और दक्षिण शुद्धतावाद पे चलने वाली संस्कृति है। सब विदेश जा रहे हैं, सब अंग्रेजी खा रहे हैं, सब बेक कर रहे हैं, लेकिन जो कोर है, जो उनका कल्चरल एग्जिस्टेंस का कोर है, उसमें ये एक बुनियादी फर्क है। ये मैंने सुर्रा छोड़ दिया है, आप लोग इससे सहमति और असहमति अपने दिमाग में तैयार करें, इसके पर्चे लिखें और हम लोग परीक्षा देंगे। इसमें मैं इतना जोड़ दूं, ये जो है ना अभी हाल में सुप्रीमेसी का कल्चर हमारे यहाँ पे बहुत बढ़ गया है कि मेरी भाषा अच्छी है, मेरा देश महान है,
देश के अंदर मेरा राज्य बेटर है, मेरी संस्कृति अच्छी है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है। ऐसा नहीं, अलग है, हम सब अलग है, अच्छे बच्चे नहीं। कश्मीरी हिमाचली को छोटा मानते हैं, पंजाबी हरियाणवियों को छोटा मानते हैं, उत्तर प्रदेश वाले बिहारियों को छोटा मानते हैं, बंगाली उड़िया को छोटा मानते हैं, मराठी जो है वो आंध्रा और कर्नाटक को छोटा मानते हैं, कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त रहते हैं, और तमिलियंस मलयालीज को छोटा मानते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आप देखिए, पैन मैप संकट है ये। सुपरमेसी थ्योरी जो है ना, आर्यन सुपरमेसी थ्योरी, ये इट रूल्स इन ईच एंड एवरी स्टेट। तो सबके अपने अपने संकट। एक मध्य प्रदेश ही है जिसने सबको बड़ा माना है, जिसने कहा कि हम तो मिनी मुंबई हैं, हम तो मिनी अवध हैं, हम तो मिनी लखनऊ हैं। वो सबको श्रेष्ठ मानता है, वो ऐसा जठरा गणित है वो। जिरावन डाल लो, मस्त हो जाओ बस। हाँ, तो जो इसको आगे के लिए छोड़ते हैं, फिर कभी इस विषय पे और लंबी बातचीत करेंगे। एक 10 मिनट 7 मिनट बातचीत एक बिजार स्टोरी पे और करते हैं, और फिर 3 ताल खत्म करते हैं। खबर ये है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। उन्होंने ये सूचना दी सदन की कार्यवाही में कि विधानसभा के एक कर्मी को एक मोन ब्लॉन्क पेन मिला है। पता नहीं मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ या नहीं। मो ब्लॉन्क है ना, उसकी स्पेलिंग MONT, और ऐसा लगता है कि मोंट ब्लैंक उसको पढ़ा जाएगा। मोंट ब्लैंक, हिंदी पट्टियों से मोंट ब्लैंक कहती है। ब्लैंक जो है वो सफेद होता है, और जो है वो पर्वत का शिखर होता है, तो वो सफेद शिखर वाले पर्वत को, इसलिए ऊपर में थोड़ा सा स्नो कैप्ड माउंटेन बना होता है उसके कैप में। तो वो हिमगिरी वाला है, हिमगिरी है। हाँ, तो मोन ब्लॉन्क का एक पेन मिला, और उन्होंने ये बताया विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कि उसको मेरे कक्ष में जमा करा दिया गया है, जिसका हो वो आकर के ले जाए। तो ये जो इस कंपनी का पेन है वो 17,000 से 70,000 रुपए तक का हो सकता है। तो ये जब सूचना मिली तो किस्म किस्म की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि कोई भी इसका लेनदार नहीं आया सामने। ये कयास शुरू हो गया कि कौन जनता का सेवक है जो ऐसा शौकीन है कि इतना महंगा पेन रखता है, और कोई भी आकर के ये बताना नहीं चाह रहा है कि ये पेन उसका था। किसी ने भी आकर के अभी तक क्लेम नहीं किया है। देर शाम तक जो है नामों पर कयासबाजी जारी थी। तो ये इसमें इतनी हिचकिचाहट क्यों है? जैसे मुझे याद है कि अरुण जेटली, ये बात जगजाहिर थी कि वो इसी कंपनी का पेन इस्तेमाल किया करते थे। तरह तरह के पेन इस कंपनी के कलेक्शन थे उनके पास। मुझे भी कई बार, मैंने एक बार खरीदा भी है, और बाकी बार मुझे गिफ्ट में मिला है। लोग, बहुत सारे लोग जो है वो आपको, आप जानते हैं कि गिफ्ट नहीं लेंगे। तो उस समय ये था, शुरू में जब हम पत्रकारिता करते थे, तो ये था कि कलम तो आपको रखनी पड़ेगी। तो तभी मैंने जाना था कि ये कलम जो है वो थोड़ा सा नया हो गया, ये गिफ्ट नहीं है, ब्राइब टाइप का लग रहा है। तो जब मैंने जाना तो मैंने वो कलम वापस की और वही कलम खरीदी। एक बार ये एहसास हो गया कि नहीं, मैं खरीद सकता हूं। तो वो जो सबसे सस्ते वाला जो है भारत में बिकता था, वो सबसे सस्ते वाला मॉडल मैंने खरीदा था। पर मैं यहाँ पे लगता है मुझे कि जिस व्यक्ति का है उसको ये डर भी है, क्योंकि 17,000 की, विधायक तो कभी भी बोल देते हैं ना, 1 लाख रुपए का अंगोछा पहनते हैं और लुई वितों का, और लोगों को कहते हैं कि नकली है, बैंकॉक से मंगवाया है, 150 रुपये का है। तो मोबला लेने में मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। ये हो सकता है कि उस व्यक्ति का हो जिसने इसलिए नहीं उठाया हो कि अध्यक्ष उसको बोलेंगे कुछ लिख के दिखाओ। हाँ, बड़ी मुश्किल ये भी क्या इस तरह की कि अरे 17,000 की कलम है, बहुत अच्छी है, करते क्या हो इसका। ये ऋतुव्रता बंदोपाध्याय, लेफ्ट के युवा चेहरे वेस्ट बंगाल में, आप लोगों को अगर किस्सा याद हो, अब से 15-16 साल पहले का, वो पार्टी से इसलिए निकाल के बाहर कर दिए गए क्योंकि वो मॉन्ट ब्लांक से लिखते थे। हाँ, ऋतुव्रता इसलिए गए थे बाहर। हाँ, उनके ऊपर ये अभियोग लगा कि तुम इस पार्टी में काम करते हुए इस कलम से कैसे लिख सकते हो। तो वाम ने अपनी बाकी कुंठाओं को एक कुलीन सुचिता का बहाना पहना करके कैसे अपने एक युवा चेहरे को पार्टी से बाहर कर दिया। ये कहानी शायद बिहार विधानसभा में भी लोग जानते होंगे।
तो बेनिफिट ऑफ डाउट, कीप द मॉन्ट ब्लांक आउट। क्योंकि वो बुर्जुआ का पेन है, हाँ, बुर्जुआ की छाप है उसके ऊपर। बुर्जुआ फ्रेंच शब्द है और मोंट ब्लांक भी फ्रेंच है। और चाय वाले के देश में मॉन्ट ब्लांक से लिखने वाला आदमी विधायक, ये तो कतई चलेगा नहीं भाई साहब। इसको विपक्ष लपक लेगा तुरंत। अखबारों में ये खबरें छप जाएंगी कि विधायक जी फलां वाले जो है 70,000 के कलम से लिखते हैं। बाय द वे, वो 17 या 70,000 का नहीं होगा, वो और महंगा होगा अगर वो विधानसभा में मिला है तो, क्योंकि मॉन्ट ब्लांक के कई कलम ऐसे हैं जो कि लाखों में उनकी कीमत जाती है। यस। और जब वो लाखों की कीमत वाले मॉन्ट ब्लांक जब छपेंगे तो फिर वो बहुत ही खूंरेज हो जाएगी कहानी। इसलिए करोड़ों की इज्जत से वो लाखों का पेन गंवा देना ज्यादा अच्छा है। मैं ये कहना चाहूंगा 3 ताल के माध्यम से कि बिहार के विधानसभा अध्यक्ष तक लोग इस 3 ताल को भेजें, वो 3 ताल के इस कार्यक्रम को सुने, और अगर उनको 3 ताल पसंद आए तो वो मॉन्ट ब्लांक मुझे दे दे, मैं उससे लिखता रहूंगा। हाँ, मोंट ब्लांक का क्या करेंगे? रेडियो, ईमेल करना है हमको radio@aajtak.com पे। चिट्ठी तो लिख के भेजनी नहीं है। सही है। तो ठीक है, 3 ताल के इस एपिसोड में इतना ही। radio@aajtak.com, फिर से दोहरा रहे हैं, ये हमारा ईमेल आईडी है जिसपे आप अपने सलाह, सुझाव, मशवरे वो भी लिख करके भेज सकते हैं, और कुछ सवाल भी। मशवरे से याद आया, मैं एक मशवरा दे दूं कि लोग अब कलम नहीं रखते हैं, लोग अब घड़ी भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि लोग अब मोबाइल रखते हैं, लेकिन लिखना एक जरूरी चीज है। मानव अभ्यास में लिखना बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन उसका सेहत पे, स्वास्थ्य पे, चेतना पे, नर्वस सिस्टम पे बहुत सकारात्मक प्रभाव होता है। टाइप करना एक व्याधि है, एक बीमारी है, और लिखना एक व्यायाम है, एक एक्सरसाइज है। इसलिए लिखने का अभ्यास ना छोड़ें। कलम चाहे 7 रुपये की हो, 5 रुपये की हो, 3 रुपये की पेंसिल हो, किचन के चक्कू से छीली हुई हो या कटर में शार्प की हुई हो, चाहे मॉन्ट ब्लांक का कोई पेन हो, तमाम सारे और कंपनियां हैं, स्याही वाला हो या डॉट पेन हो, सरकंडे का कटा हुआ कोना हो या खड़िया चौक हो, लिखने का अभ्यास मत छोड़िए महाराज, लिखते रहिए। हमें भी लिखिए। आप अगर उस पे भी लिख के देना चाहते हैं तो मैं एड्रेस बता देता हूँ। तो एड्रेस बता दीजिए। आप अगर पत्र लिख करके ऑफलाइन भेजना चाहते हैं, तो अगर हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो आप लिखिए, उसका भी स्वागत है। हाँ, और FC8 फिल्म सिटी सेक्टर 16A, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, ये हमारा एड्रेस है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, गूगल करते हैं आप, इंडिया टुडे ऑफिस एड्रेस लिख करके गूगल करेंगे, आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। आज तक रेडियो को संबोधित कर दीजिएगा, हम तक चिट्ठी आपकी पहुंच जाएगी। हम भी देखें कि हमारे लिसनर लिखते कैसे हैं। हाँ, तो लिखने का अभ्यास न छोड़ें, और अपनी चिट्ठी हमें लिखें, अपने पत्र हमें लिखें। कोरोना काल में जब हम लोग का संवाद एकदम रुक गया था और लोग आपस में मिल नहीं रहे थे, तो उस वक्त मुझे लगा कि लोगों को कॉल करना और मैसेज करने से ज्यादा आत्मीय है कि उनको कुछ लिख के दिया जाए। और इस कड़ी में मैंने कई रंगों में रंगे हुए, कई अच्छे हाथ के बने हुए कागज ऑनलाइन खरीदे। वो जो लाल रंग की लाख वाली सील आती है, वो सील मंगवाई। कैलीग्राफी के कुछ कलम खरीदे, कुछ कलर्ड इंक मंगाई, और कुछ अपने जानने वालों को हाथ से लिख के पत्र भेजे हैं। बहुत आनंद आया ये करते हुए। ये चिट्ठियां जिनको आप लिखें, उनको हवा दे के मुंह से सुखाएं, फिर उनको एक तरीके से फोल्ड करें। उनमें एक आध जगह पे कट के निशान भी है, एक आध लाइनें तिरछी भी हैं, लेकिन वो हाथ से रची हुई है। और फिर उनको फोल्ड करके, और फिर मैंने उनको सील किया है। बाकायदा मेरे पास सील है, उसको गरमा करके मैंने उसको सील किया है। सील खरीद ली थी हम लोगों ने एक किले में, वियना के ताऊ के साथ गए हुए थे, तो वहां पे P अक्षर वाली एक पीतल की सील खरीद लाए थे हम वियना से। तो उस तरह से पत्रों को मैं फिर से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखते रहिए, लिखना बहुत जरूरी है। पत्र मत लिखिए सिया राम जय राम, श्री राम जय जय राम लिखिए।
अयोध्या में एक बैंक है जहाँ पे राम नाम बैंक है, और कई बुजुर्ग लोग उत्तर प्रदेश में लाल कलम से कॉपियों में राम नाम बैंक में राम नाम जमा करते हैं लिख करके। खाली टाइम में ये भी होता है। लेकिन लिखिए साहब। जी ठीक है, तो इसी नोट पे तीन ताल के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं कुलदीप सरदार हूँ, पाणिनी बाबा और कमलेश ताऊ के साथ फिर से बातचीत होगी। नमस्कार। जय हो, जय जय हो। जय। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।